हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम सौरभ शुक्ला, योर इंटरीमेट। आज 20 सालों बाद हम एक दूसरे को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें होंगे जो कि 20 सालों बाद मुझे देख रहे होंगे। और क्या ही बताएं, कैसे 20 साल चले गए ये अपने को पता भी नहीं चला है। और आप देखो, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। और कॉन्ग्रेचुलेशन आफ्टर कंप्लीटिंग 20 इयर्स ऑफ सक्सेसफुल ग्लोरियस सर्विस। और अभी हम लोग ना ये प्लान किया था कि चलो एक रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर एक वेबिनार करते हैं। और उसी से रिगार्डिंग मैंने आप लोग को इनविटेशन भेजा है। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन कि आप लोग आए हैं यहाँ पर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर जॉब्स। एंड जिनका अभी नहीं सिलेक्शन हुआ है, उनको निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। और अभी अपने पास ट्रांजिशन पेज है, काफी समय है, तो वी कैन ज्वाइन इन। हो जाएगा हमारा सिलेक्शन। ठीक है, साल 2 साल का वक्त लगता है और उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो, मैं ना अशोका स्क्वाड्रन में हुआ करता था ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्टेज। एंड चंद्रगुप्ता स्क्वाड्रन में तो हो सकता है बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे अशोका और चंद्रगुप्ता से होंगे, तो मुझे पहचानते होंगे। और बहुत सारे ड्यूरिंग पिछले लास्ट 20 ईयर्स में हमें मिले होंगे, तो होप सो कि ये सभी लोग मुझे पहचान रहे होंगे। तो जो नहीं पहचान रहे हैं वो आप पहचान जाएंगे आज की मीटिंग के बाद। तो बेसिकली मेरा पर्पज ही यही था आज की मीटिंग के लिए कि बहुत सारे लोग हैं रिटायरमेंट के बाद ना बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। कि जैसे एक हम लोग ना, पहले तो आपको अपने बारे में बताऊं कि मेरा है कि मैं पिछले 18 साल से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं। एंड आई हैव अ साइजेबल पोर्टफोलियो आल्सो। एंड मैं इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर नहीं हूँ। और मैं लोगों को यही सलाह देता हूँ कि भाई, अ, पैसा बने चाहे कम, पर पैसा खोना नहीं चाहिए, पैसा जाना नहीं चाहिए। ठीक है। और ये वॉरेन बफेट से मैंने सीखा है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज फॉलो करता हूँ। और पैसा कम बनने में क्या फायदा है कि हमको ना, ये है कि अगर हम 100 का 200 बनाने गए तो 100 के 50 रह गए, तो 50 का फिर 200 कभी नहीं होता लाइफ में। तो ये है कि आपको ना, मतलब ये प्रिंसिपल फॉलो करना है कि नहीं भाई, नेवर लूज मनी है, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। इसी फिलोसफी में काम करता हूँ, मैं काफी सक्सेसफुल रहा भी हूँ। और प्रोफेशनली हम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ये बिजनेस करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स का और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का। और लगभग 18 साल से तो मैं अपना पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ। और पिछले 6 साल से लगभग हम अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। और एज ऑन डेट वी आर मैनेजिंग एसेट्स 11 करोड़ प्लस। तो इसमें अभी मतलब काफी लोग इसमें मेरे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी ऑलरेडी, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी ज्वाइन करा हुआ है। दे आर वेल अवेयर कि मतलब पिछला 6 साल का उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है हमारे साथ। ठीक है। हम एमपी में रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके अलावा हमने आईआरडीए से भी सर्टिफिकेशन लेके रखा हुआ है। एनआईएसएम क्वालिफाई करने के बाद एमपी से सर्टिफिकेशन हुआ है हमारा। और इसके अलावा प्रोफेशनल और पर्सनल मैनेजमेंट का हमारे पास अच्छा खासा तजुर्बा है, और लोगों की हमने बहुत मदद करी है। ये वेबिनार जो हमने आज शुरू करी है, इसका मेन पर्पज यही है कि लोगों की मदद करना। ठीक है, इसका कोई ऐसा पर्पज नहीं है कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करो या आप हमारे साथ ज्वाइन करो। हमें ये इतना ही कहना है कि हाँ भाई, आप जो भी डिसीजन लो, एक इन्फॉर्म डिसीजन लो। ठीक है, सो दैट कि आने वाले समय में कभी ऐसा कुछ ना हो जाए कि जिसके लिए हमें रिग्रेट करना पड़े। ठीक है। और हमारी बीएसई और एनएसई में भी मेंबरशिप है, हमने उसमें एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करके रखा हुआ है। तो हम जो भी काम करते हैं वो सारा का सारा बीएसई और एनएसई के थ्रू करते हैं, और सारा का सारा डिजिटल करते हैं, और ऑनलाइन सारा का सारा काम है, और सारा ट्रांसपेरेंट और लीगल तरीके से हम लोग काम करते हैं। एक भी पैसा बगैर पैन कार्ड या बगैर आधार कार्ड या कैश में आपसे नहीं लिया जा सकता है। ठीक है। और हमारी टीम है, हम 3-4 लोग मिल करके काम करते हैं। हमारा टीम फैमिली मेंबर काफी एक्सपीरियंस लोग भी हैं टीम में हमारे। ठीक है। और एक वाकया आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एक इन्वेस्टर थे, जेडब्ल्यू थे, एयरफोर्स से रिटायर्ड थे। और उनको हम लोगों ने बोला था कि आप ना कॉर्पोरेट एफडीज में अपने डिपॉजिट्स मत करिए। और उन्होंने थोड़े से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहे थे डीएचएफएल में, जिस वजह से ना उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, और लगभग 21 लाख रुपए हमारे मना करने के बाद भी, ये आज से 3-4 साल के आसपास पहले की बात है, उन्होंने ना हमारी बात नहीं मानी, और उसके बाद भी उन्होंने डीएचएफएल में लगा दिए। और मैंने कई जगह देखा है कि लोग प्रमोट करते हैं कि कॉर्पोरेट एफडीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। अब होता क्या है कि कॉर्पोरेट एफडीज में सिंगल एंटिटी है, कल को इंसॉल्वेंसी भी हो सकती है, जैसा कि डीएचएफएल के केस में भी हुआ है। ठीक है। और उसके बाद ना वो पैसा उनको आज तक नहीं मिल पाया। ठीक है, बेटी की शादी थी, बड़ी दिक्कतें हुई, बहुत कोशिश करी, शादी का कार्ड लगाया, तब भी वो चीज उनको मिल नहीं पाई है। ठीक है। और एक चीज मैं आप लोग से चैट बॉक्स में मेरे को आंसर दीजिएगा। मैंने ना अराउंड लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में एक ऑडियो बनाया था, और कंपटीशन के ऊपर। तो कितने लोगों ने मेरा ऑडियो सुन करके ये डिसीजन लिया कि हाँ, हम ना मतलब कंपटीशन का डिसीजन लिया मेरा ऑडियो सुनने के बाद। थोड़ा सा एक बार चैट बॉक्स में अगर आप लिख देंगे वाई करके,
और जिसने नहीं लिया वो एंड कर दे, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, कितने लोगों ने ना मेरे ऑडियो को सुन करके कम्यूटेशन का डिसीजन लिया था। यहाँ पर हाँ, बेसिकली चलो मुझे आप अपना टाइप करते रहना, मुझे ऑप्शन देना ताकि मैं वेबिनार को आगे बढ़ा सकूँ। और अभी क्या है कि मैं थोड़ा-सा आपको ना बताना चाहूँगा कि क्या-क्या इन्वेस्टमेंट्स लोग कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। नॉट टू डू जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं करना है। तो जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, वो आपको बोलते हैं कि हाँ, फलाना गारंटीड प्लान ले लो इनकम का, इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है? तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हम ना हायर लॉक-ins में फँस जाते हैं जा करके। तो ऐसी सिचुएशन में ना फिर हम उससे एग्ज़िट नहीं कर पाते और जो भी एन्युटी प्लान्स होते हैं, उनका रिटर्न्स भी बहुत कम आता है, 4 टू 5% के आस-पास आता है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप इस तरीके के किसी प्लान में ना फँसे जिसमें हायर लॉक-ins हो और एक बार फँसने के बाद एग्ज़िट करने का रास्ता बाहर ना हो, ठीक है? कॉर्पोरेट एफडी का डीएचएफएल वाला केस मैंने आपको बता ही दिया था। हाँ, लोग ना बहुत ज़्यादा ये बोलेंगे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि भाई हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो भी हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं होती है कि हाँ, वो डिविडेंड पे ही करेंगे हर साल, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि वो डिविडेंड ना भी पे करें और उनके प्राइस में भी बहुत फ्लक्चुएशंस होता है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ग्रीडी ना बने, ठीक है? और रिटायरमेंट का जो पैसा है, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है? तो आप प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए और ऐसे ही किसी बंदे को जो कि आपको अप्रोच करे, उसको सिंपली मना कर दीजिए, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ और है कि आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों से बात हुई है, तकरीबन 400-500 लोगों से मेरी बात हुई है और बहुत सारे लोगों ने ये बात मुझे बताई कि हाँ भाई, मैं ना क्या करने वाला हूँ अपने रिटायरमेंट के पैसे का। तो मेरा अपना एक मानना है, मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है और पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है थाउज़ेंड्स ऑफ लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद, ठीक है? उसके बाद मैं आपको इन निचोड़ बताता हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि प्लॉट में इन्वेस्ट करना है, तो प्लॉट में इन्वेस्ट आपको तब नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या है कि ये देखो, ये प्लॉट में इन्वेस्टमेंट था ना, ये तब ग्रो करता था जब ना उसमें कच्चे का पैसा लगता था, नंबर 2 का पैसा लगता था। बट अभी आज के टाइम में क्या हो गया है कि आज के टाइम में ना, ठीक है, वो पास्ट का था और उसका एक्सपीरियंस हमारा अच्छा इस वजह से रहा है क्योंकि हमारे दादा-परदादा सब लोग ना उसी ट्रेडिशनल वे से इन्वेस्ट करते आते थे। बट अभी ज़माना बदल गया है, पैन आधार लिंकिंग हो गई है, नंबर 2 का पैसा रखना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई आपको ना, ठीक है, इन सब चीज़ों को मतलब ऐसे ऐसे अपने पैसों को प्लान करना है ताकि उसमें सेफ्टी रहे, लिक्विडिटी रहे और आज का जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो इक्विटी है। इक्विटी इज़ द फ्यूचर, ठीक है? अभी इंडिया में 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं, अगर मान लो कि 10% लोग इन्वेस्ट करने लगे, तो जो लोग आज पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसको आगे के 20, 30, 40 साल में बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। हम अमेरिका से लगभग ये मान लो 40 साल पीछे है, हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उनकी 27-28 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। वो पॉपुलेशन में हमसे 1/4 है, वो 30 करोड़ है, हम अराउंड 140 करोड़ है, ठीक है? और यहाँ से 40 साल ना इंडिया इज़ ऑन अ ट्रैक ऑफ हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। तो यहाँ पर जिसने भी इन्वेस्टमेंट्स किया इक्विटीज़ पे आकर के, दे आर गोइंग टू गेट ह्यूज बेनिफिट, बिलीव मी, ठीक है? और इसके बाद है कि लोग ना ये भी बोलते हैं हमारे पास, हाँ, एक और बात आपको बताना वही शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पास ना यहाँ पर एक करोड़पति इन्वेस्टर भी है, जिनको मैंने 6 साल पहले, विकास जी उनका नाम है, ठीक है? पता नहीं मुझे वो बाद में कुछ कहेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ, ये है कि उन्होंने 6 साल पहले हमारे से एडवाइस लेना शुरू करा था और इन्वेस्ट करना शुरू करा था एंड वो एक्स एयर फोर्स ही है, लास्ट ईयर जून में रिटायर हुए हैं और अभी आज की तारीख में उनका पोर्टफोलियो 1 करोड़ के ऊपर है और फैमिली पोर्टफोलियो लगभग सवा करोड़ के आसपास का है, ठीक है? और मेरा ये है कि अभी आप लोग क्या करते हो कि सब लोग ना बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हो, ठीक है? उसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है? बट हमें ना शॉर्ट टर्म के साथ-साथ मिड टर्म और लॉन्ग टर्म भी सोचना चाहिए, ठीक है? हमारा जो फोकस है ना, वो होना चाहिए कि भाई सेविंग्स के बारे में हम जनरली सोचते हैं। ये जितने भी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है? ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या है कि हमें आने वाले समय में इस तरीके से प्लान करना चाहिए ताकि हमारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए, मिड टर्म रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए, ठीक है? और इसके बाद है कि भाई करना क्या चाहिए, तो करना ये चाहिए कि भाई हमें ना ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ की ना हम अपने पैसे को इन्फ्लेशन में बीट करवा पाएँ, ठीक है? हम बिल्कुल अभी सबसे हमारी बात हुई है, लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ है कि हमें फिक्स इनकम के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है? तो फिक्स इनकम के पीछे हमें इतना नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो हमको ना पीछे छोड़ देगी, ठीक है? तो हमें इस तरीके से प्लान करना है ताकि मतलब हमारा जो पैसा है वो ग्रो भी करे और हमारी नीड भी पूरी हो जाए, ठीक है? अब फिक्स इनकम में लोगों को पता ही नहीं है, सब लोग ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड ऑल अबाउट प्रेडिक्शन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड प्रेडिक्शन नहीं है, म्यूचुअल फंड इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग एंड स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रेडिक्शन। So those who are
इन्वेस्टिंग थ्रू स्टॉक मार्केट, तो वहां पर ना उनके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है और म्यूचुअल फंड में नहीं होगी। और शायद बहुत सारे 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास डेट फंड्स भी होते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से जो हमारे फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है, चाहे पोस्ट ऑफिस की एमआईएस हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स का जो हमारा ये बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी डिपॉजिट स्कीम हो, जिसमें, और मजेदार बात क्या है कि इसमें लॉक इन भी नहीं है, ठीक है, और इनमें हाईली लिक्विड है कि आपको किसी के पास पोस्ट टू पिलर रन नहीं करना है। जैसे पोस्ट ऑफिस का एमआईएस है, ठीक है, उसमें क्या है कि आपको पैसा निकालने में महाभारत करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन उसी जगह क्या है कि हम यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड के डेट फंड पे इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें बड़े इजली 7 to 8% के रिटर्न भी आ जाते हैं, वो सेफ भी है, और इक्विटी मार्केट गिरने के साथ साथ वो गिरेंगी भी नहीं, ठीक है, और वहां पर हमारा ना कम से कम कुशन भी रहेगा, और हमारी इतनी हाईली लिक्विड है कि अगर आप चाहोगे तो 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और कहीं आपको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उनमें क्या है, जैसे लोग एक डीएचएफएल में केस हो गया, थोड़ा से ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां पर क्या है कि डेट फंड्स में ना आप पूरे पास 100 सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो है, कि अगर जिसमें से एक डीएचएफएल अगर मान लो उसमें ब्लो भी कर गया और उसमें कोई प्रॉब्लम भी हो गई, तो भी 99 सिक्योरिटीज है जो कि आपको कुशन देंगी। इवन बैंक्स कैन फेल, ठीक है, डीआईसीजीसी क्लॉज में, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसके तहत केवल आप लोग का 5 लाख रुपए बैंकों में सुरक्षित है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि इतना हाईली उनका इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, उसमें ढेर सारी सिक्योरिटीज है, कि अगर एक आध इंस्ट्रूमेंट उसमें नहीं भी काम करा, डेट फंड की बात कर रहा हूं मैं, तो भी आपका वो पता ही नहीं चलेगा कि आपके पोर्टफोलियो में कोई रिटर्न का डेंट आया है। वेयर अगर कोई एक बैंक है वो अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, तो वैसी सिचुएशन में ये रहेगा कि वहां पर आपको केवल 5 लाख तक का ही कवर मिलेगा, जो कि पिछले साल पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के पहले उसमें केवल 2 ही लाख तक का कवर था, फिर गवर्नमेंट ने उसको रिवाइज करके 5 लाख तक का किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको, अच्छा, डेट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के एक और फायदे है, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पोस्ट ऑफिस एमआईएस में पैसा डाल दिया, साल 2 साल बाद आपकी जॉब लग गई, ठीक, अब आप पैसा ही नहीं निकाल सकते, उसमें एग्जिट लोड बहुत हैवी लगा करके रखा हुआ है, 2% 1.5% के आसपास का। तो ऐसी सिचुएशन में, और वो क्या है कि टैक्स एफिशिएंट भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, 2% का तो शुरू से 1 से 3 साल के बीच पीओएमआईएस में एग्जिट लोड है, कि सपोज करो आपकी 1 साल बाद जॉब लग गई, अब आपको इनकम की भी जरूरत नहीं, तब भी आपके मंथली ना आपके अकाउंट में पैसे आते चले जा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके अगर मान लो कि भाई आपने 3 से 5 साल में भी आप, अगर आपको प्रीमेच्योर विड्रॉल करना है, देनी आप तो 2% पेनाल्टी, 7.4 का इंटरेस्ट रेट है, 2% माइनस हो गया तो 5.4 बचा, उसमें भी टैक्स आपको पे करना है, तो बचा क्या रहा आपके पास, लिक्विडिटी आपके हाथ में है नहीं, टैक्स लायबिलिटी आपकी वो बढ़ा देगा। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं पर भी ऐसी जगह पता, और पीओएमआईएस पीओएमआई लोगों के दिमाग में ऐसा छाया हुआ है, क्यों छाया हुआ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास और क्या दूसरे ऑप्शन हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि रादर देन गोइंग फॉर पीओएमआईएस, ठीक है, यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड डेट फंड। अब उसका एक और फायदा है कि जब हमारा डेट में पोर्टफोलियो है और हमें 7 to 8% की सेफ्टी भी मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं कि हाँ, हमारी जॉब लग गई तो हाईली लिक्विड है, हम उस पैसे को स्विच कर सकते हैं, हम उस पैसे को एसटीपी कर सकते हैं, और अगर हमको जरूरत है तो हम 48 घंटे के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं, हमें कहीं दौड़ने की जरूरत उसके लिए नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि हाँ, म्यूचुअल फंड में टीडीएस भी काम नहीं करता डेट फंड में, ठीक है, बिकॉज ये सब सारी की सारी कैपिटल एसेट्स में आती है, और कैपिटल एसेट्स में ये होता है कि आपको या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना होता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना होता है। और गेन कब, गेन ना अब उसी जगह बैंक की फिक्स डिपॉजिट में क्या है कि वहां पर ना अक्रूवल बेसिस पे, मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी करी है, 5 साल बाद मेच्योर होगी जाकर के, लेकिन ईयर 1 का जो इंटरेस्ट होगा वो अक्रूवल बेसिस पे आपको अपने आईटीआर में दिखाना पड़ेगा, और आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसको आपने कमाया भी नहीं है, जो आपको मिला भी नहीं है, 5 साल बाद उसकी मेच्योरिटी मिलेगी जाकर करके। इसी तरीके कुछ लोग सोचते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डाल दे, ठीक है, हम अपने मम्मी पापा के नाम पे डाल सकते हैं। मेरे पास साफ पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे इंस्टांसेस आए हैं कि जिसमें हमने ये देखा है कि लोगों ने क्या करा कि 2 या 3 भाई हैं, ठीक है, उन्होंने अपने रिटायरमेंट का पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पिताजी के नाम से डाल दिया, और ऑल ऑफ सडन पिताजी को कुछ हो गया। अब क्या हुआ कि वो जो उसमें भाई है वो सारे के सारे ना, वो भी, आपको पता नहीं होगा कि नॉमिनी तो एक चीज होती है, उसके अलावा जो लीगल दावेदार होते हैं ना, वो लोग भी उस पर लीगलिटी क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जिसमें लोग ना इस तरीके से भी फंसे हुए हैं, ठीक है। और और इसकी जगह ना दूसरी चीज है कि अब ये जैसे प्लॉट लॉट को लेकर के, तो ये पास्ट मतलब इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन हुआ करते थे, और प्रॉपर्टी में जब साहब नंबर 2 का पैसा नहीं आएगा, पैन आधार लिंक हो गए हैं, तो प्रॉपर्टी के रेट कहाँ से बढ़ेंगे, है ना जी। दूसरी बात है कि इसके अलावा जो है वो कि इक्विटी इज द फ्यूचर, यहाँ से 30 साल 40 साल 50 साल ना वो इक्विटी में बहुत ह्यूज पैसा बनने वाला है। और दूसरी बात है कि पावर पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसको मैं जस्ट एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं और वो 10 साल तक इन्वेस्टेड रहता है, और अगर 15% का रिटर्न आता है, तो 10 साल में ना 1 के 4 करोड़ हो जाएंगे साहब, 10 के 20 साल में ना 4 के 8 नहीं होंगे, 16 करोड़ रुपए हो जाएंगे,
ठीक है, और 20 से 30 साल में 16 के 32 नहीं होंगे, 64 करोड़ रुपए हो जाएंगे, जो कि किसी भी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में या प्लॉट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसमें ना कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बहुत सौरभ जी, सैचुरेशन। जी सर, जी सर। चिराग दिस साइड। हाँ जी, हाँ जी सर। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अभी जी, हाँ जी सर। यहाँ भी थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो हाँ जी, हाँ, लैपटॉप का अच्छा। बैटरी हाँ, लंबा चलेगा हाँ जी, नहीं। हाँ जी, हाँ जी, मेरा भी वेल डाउन हो रहा कंडी है सर। हाँ, हाँ बस हाँ। एक चीज़ और मैं कवर करूँगा लास्ट सर, ठीक है? कि जनरली एक चीज़ और है कि लोग ना आईएएफ, एसएसडी मतलब सोशल सिक्योरिटी डिपॉज़िट स्कीम में पैसा लगा रहे हैं। इसमें बताना चाहूँगा भाई 7.4%, 7.6 का इंटरेस्ट रेट है, जो कि बहुत ही उन्होंने स्मार्टली ना केवल साल से 2 साल के लिए रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि साल से 2 साल में इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाएँगे और इंटरेस्ट रेट वहाँ से लो हो जाएँगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपने उसमें प्री मैच्योर विथड्रॉल में पढ़ा होगा, तो प्री मैच्योर विथड्रॉल में वो बोल रहे हैं कि अगर आप 2 साल तक के लिए करते हो, ठीक है, तो उसमें 1% कम, अगर प्री मैच्योर विथड्रॉल करते हो तो उसमें 1% कम उसमें इंटरेस्ट रेट वो आपको पे करेंगे, या एसबीआई के इंटरेस्ट रेट पे करेंगे अगर 1 साल तक कर रहे हो। तो वो बेसिकली आपकी सोशल सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन की सोशल सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो आप ना थोड़ा-सा डेट फंड की तरफ भी देखो, बाकी मैं हूँ और नाउ हमारे साथ अभी चिराग चिराग पटेल सर हैं, ठीक है? ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ये पहले आईसीआईसीआई में थे और अभी इन्होंने व्हाइट ओक जॉइन करा हुआ है, ठीक है? तो अभी मैं मतलब उनको ये प्रेजेंटेशन हैंडओवर कर रहा हूँ और ये वेबिनार हैंडओवर कर रहा हूँ सो दैट कि आगे वो अपने नॉलेज से आपको ना फ़ायदा पहुँचा सके। एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन वंस अगेन। और मेरा नंबर अगर किसी के पास नहीं है तो काइंडली राइट डाउन, ठीक है? बहुत सारे लोग दूसरी उससे भी आए होंगे। इट्स 9311374384। आई एम अगेन रिपीटिंग, इट्स 9311374384। नाउ हैंडेड ओवर टू चिराग सर। चिराग सर प्लीज़ गो अहेड। सर आप म्यूट हैं। Thank you, Saurabh, and welcome all of you. Today it is very proud moment for me. I have done lot of webinars, but this is a webinar I really proud to do about, because पहली बारी मैं आपके लिए उन लोगों के लिए वेबिनार कर रहा हूँ जिसने देश के लिए बहुत कुछ काम किया है. So that's why I'm feeling very proud today. और दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग की मैं आज बात करूंगा, मगर उससे पहले मैं थोड़ी बात बताना चाहता हूँ. सबसे बड़ा रिस्क जिंदगी में क्या होता है? जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क होता है कोई रिस्क ना लेना. ये सबसे बड़ा रिस्क होता है, राइट? जैसे कि आपने भी एक रिस्क लिया जिंदगी में, सबने कोई ना कोई रिस्क लिया. तो कोई जिंदगी का रिस्क लेता है, हम पैसों का रिस्क लेके हैं. तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम ये सोचते हैं कि पैसे को मैं संभाल के रखूंगा तो मेरी आने वाली जिंदगी बड़ी अच्छे से जाएगी. मगर आने वाली जिंदगी में होता है कि महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि वो जो बचा हुआ पैसा है वो हमको किसी काम नहीं आता, और या तो बहुत कम पड़ता है, फिर कॉम्प्रोमाइज शुरू होते हैं, राइट? तो कॉम्प्रोमाइज जिंदगी में नहीं करने. आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, आपके खुद के रिटायरमेंट के लिए, आपकी लाइफस्टाइल के लिए इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी होती है ना? तो हम जब ट्रिप पे जाते हैं तो पूरी तैयारी करके जाते हैं. हम आने की टिकट, जाने की टिकट, डेस्टिनेशन, होटल कहाँ पे रहना, साइट सीन कहाँ पे करना, ये सारा डिसाइडेड होता है. मगर जब हम जिंदगी का सफर करते हैं तो ये सारी डिसीजन नहीं लेते. इसीलिए उसकी प्लानिंग करनी बहुत ही जरूरी हो जाती है हमारी जिंदगी में. और आज हम उसी पे थोड़ी बात करेंगे. देखिए, मैं बताता हूँ कि हम बहुत सारा दिन में कितने खर्चे करते हैं हम सुबह से उठ के, राइट? और जब महंगाई बढ़ती है तो हमको चिंता होती है कि अब खर्चे बढ़ जाएंगे. मगर ऐसा क्या करें जिससे महंगाई बढ़ने पे भी हमको कोई असर ना हो, हमको खुशी हो कि ये महंगाई बढ़ रही है, अच्छा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इससे, है ना? तो हम ऐसी चीजों पे बात करेंगे. और हाँ, जैसे सौरभ ने बताया कि सेफ्टी सबसे ऊपर चीज होती है ना? सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न. तो सबसे पहली सेफ्टी जरूरी होती है, फिर लिक्विडिटी, जब चाहे तब पे आपको पैसा मिल जाए, और उसके बाद रिटर्न, अच्छे रिटर्न मिलने चाहिए ताकि आपकी आने वाली जिंदगी ना ही आज के जैसी मगर उससे भी बेहतरीन हो. तो मैं आपको थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रिंसिपल समझाऊंगा. ये थोड़ा शायद बोरिंग रख सकता है इनिशियली, बट ये बहुत जरूरी है. फाइनेंशियल प्लानिंग में जो चीज होती है सेव और इन्वेस्ट. हम जब वहां पे पैसा रखते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में मैंने इन्वेस्ट किया, लोग ऐसा बोलते हैं, पीपीएफ में मैंने इन्वेस्ट किया, उसको इन्वेस्ट नहीं करते तो सेविंग्स बोलते हैं. क्योंकि उसको, उससे आपको लगता है आपका पैसा बढ़ रहा है, मगर उससे तेजी से तो अपनी महंगाई बढ़ रही है, तो आप वही के वही हो. तो सेविंग्स मतलब में आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो, आपकी पोजीशन आगे नहीं बढ़ रही, राइट? इन्वेस्टमेंट मतलब में आप आगे बढ़ रहे हो. तो ये सबसे बड़ा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में अंतर होता है. और बहुत सारे असेट क्लास होते हैं, राइट? जैसे कि बोलते हैं, पीपीएफ पोस्ट आता है, तो ये सारे कैपिटल मार्केट
इन्वेस्टमेंट है। फिर गोल्ड और सिल्वर आते हैं जो हिंदुस्तानियों के पास पहले से ही ज्यादा होता है। और फिर आता है रियल एस्टेट्स, घर लेना, दुकान लेना, ये सारी चीजें आती है। अब हम इस सब को थोड़ा थोड़ा समझेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको आगे करना क्या चाहिए, राइट। सो व्हाट इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसमें इतनी चीजें आती है, तो मैं उसका ओवरव्यू देता हूँ। ये किस चीजों पे डिपेंडेंट करती है, आपकी एज। तो जैसे ये एक बहुत आज आसान है कि जो एज ग्रुप है वो मुझे पता है, एंड मेरी भी सेम है, राइट। जो आपकी एज ग्रुप है मैं भी उसी एज ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। एज, इनकम, सेविंग्स और फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल कुछ भी हो सकता है, तो आपका कौन सा एज है, आपकी इनकम लेवल आज क्या है, आपका आज तक का सेविंग्स क्या है, मतलब आपके पोर्टफोलियो में एफडी में, पीपीएफ में, पोस्ट में, म्यूचुअल फंड में कहाँ पे कितना पैसा है, और आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, कि आपके घर में बच्चे कितने हैं, बच्चों का एजुकेशन है, उनकी पढ़ाई के बाद उनका शादी ब्याह, उनका जॉब, राइट, और आपका खुद का रिटायरमेंट। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का मैरिज और क्या रिटायरमेंट। तो जब मैं ये सवाल पूछता हूं तो मुझे बहुत सारे आंसर आते हैं। तो बच्चों का एजुकेशन पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट आपका खुद का रिटायरमेंट है। इसका प्लानिंग सबसे पहले होना चाहिए। क्यों पता है, एजुकेशन का तो लोन भी मिल जाता है, रिटायरमेंट का लोन नहीं मिलता। कभी कभी देखा रिटायरमेंट लोन देते हैं हम लोग, उसके बाद तो लोन ही नहीं मिलता रिटायरमेंट के बाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट होता है। तो पहले रिटायरमेंट का प्लानिंग होना चाहिए, फिर बच्चों के एजुकेशन का, और उसके बाद उनके शादी ब्याह का, राइट। अगर एजुकेशन अच्छे से हो गया तो शादी ब्याह शायद वो खुद भी देख सकते हैं, राइट। एंड दैट्स व्हाई दिस आर, तो इस बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं और उसके कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं कि पहले तो महंगाई से ज्यादा हो। तो जिस चीज के लिए आप सेव कर रहे हो, मेरी जिंदगी बेहतरीन हो, उसके लिए आप पैसा रख रहे हो, वो पैसा उतना बढ़ता है जिससे आप वही चीज नहीं खरीद पा रहे फ्यूचर में, क्योंकि वो महंगी हो गई है, राइट। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। फ्यूचर के फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए, टू मीट कंटिंजेंसी। देखो कंटिंजेंसी कुछ भी आ सकती है, बीमारी कुछ खबर अंतर पूछ के नहीं आती, समय देख के नहीं आती, वो कभी भी आ सकती है, राइट। एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। टू मेंटेन सेम बेटर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आफ्टर रिटायरमेंट, ये भी बहुत जरूरी है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फैमिली एंड डिपेंडेंट्स। तो ये सारे एरियाज है। तो इसके साथ जो की एरियाज है वो है बजटिंग, गोल डिसाइड करना, गोल डिसाइड करके वो गोल के अनुरूप कहाँ पे इन्वेस्ट करना, पोर्टफोलियो बनाना, इंश्योरेंस की जरूरत है कि नहीं, आपकी कुछ लोन है या कुछ डेट है तो वो देखना, और टैक्स प्लानिंग करना। ये सारी चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए आपको एक सौरभ जी जैसा एडवाइजर चाहिए जो आपको हर एक चीज के लिए, आपको हर एक जगह पे ध्यान दे। आपको, आप उनको पहचानते हो, वो आपको पहचानता है, राइट। तो ये सारी चीजें देखनी होती है, राइट। बजटिंग क्या होता है, देखो जनरली हम पहले खर्चे प्लान करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो बचता है उसको हम सेव करते, इन्वेस्ट करते। ऐसा नहीं होता, पहले हमको हमारे गोल डिसाइड करने पड़ते हैं। गोल जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो, चाइल्ड एजुकेशन हो, खुद का रिटायरमेंट, उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए और उस पैसों तक पहुंचने के लिए आज आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। वो पहले डिसाइड करिए। उसके बाद जो, तो इन्वेस्टमेंट जो आपका इनकम है माइनस आपके जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो करिए। उसके बाद जो बचा वो आपको कंज्यूम करना है। दैट्स व्हाई बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका क्या क्या खर्चा है, कितना है, सारे एक्सपेंसेस आपको लिस्ट डाउन करने पड़ते हैं। कितना फिक्स है, कितना वेरिएबल है। जैसे घूमने जाना ये वेरिएबल है, दूध मंगाना ये फिक्स्ड है। और दूसरे बाकी हमको ये नहीं पता होता कि हमारी इच्छा क्या, हमारी जरूरत क्या है। जैसे कि मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए, वो मेरी इच्छा है, मगर डोमिनोज का पिज्जा खाना है वो मेरी, सॉरी, भूख लगी है खाना चाहिए वो मेरी जरूरत है, मगर डोमिनोज का पिज्जा ही खाना है वो मेरी इच्छा है। तो कभी कभी हम इच्छाओं पर इतना ध्यान देते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं बचता। तो काफी लोग बोलते हैं बचत हो तो करेंगे ना, इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, हमारे पास बचता ही नहीं है। इसीलिए बजटिंग बड़ा जरूरी होता है। आपको आपके एक्सपेंसेस एडजस्ट करने होंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायरमेंट व्हेन यू सिट विद सौरभ जी आफ्टर दिस वेबिनार इन नेक्स्ट वीक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको कितना पहले तो इन्वेस्ट करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्या आपके बहुत। फिर गोल डिसाइड करना। देखो यहाँ पे ना सब लोग मार खा जाते हैं। 80% ऑफ इन्वेस्टर डोंट नो व्हाट आर देयर गोल्स। उनको पता ही नहीं, वो ऐसा लश्कर लड़ रहा है, वो बोलता है लश्कर कहाँ पे लड़ रहा है वही नहीं पता, राइट। तो ऐसा फुटबॉल का मैच खेले जा रहा है जहां पे गोल पोस्ट ही नहीं हो। आप समझ लो फुटबॉल का मैच चल रहा हो, दो टीम आई है, फुटबॉल बीच में रख दिया मगर गोल पोस्ट ही नहीं है,
ये लोग 1.5 घंटे तक फुटबॉल को लात मारने का काम करेंगे, क्योंकि आपको जब गोल ही नहीं पता आप करोगे क्या। इसीलिए गोल आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, उसकी प्रायोरिटाइज करना उतनी ही जरूरी होता है, राइट, कि कौन सा बहुत जरूरी है, कौन सा उसके बाद का, कौन सा कम जरूरी है, राइट। फिर डिसाइड करना है, तो एस्टैब्लिशिंग गोल। तो पहले बता, हाउ मेनी ऑफ यू हैव लिस्टेड डाउन, आपने लिखे हुए हैं कि आपके गोल क्या है जिंदगी में। जैसे कि आपका सारा चीज हो गया तो फॉरेन ट्रिप करना भी एक गोल हो सकता है, राइट। एडवेंचर स्पोर्ट्स करना भी एक गेम गोल हो सकता है। डोनेशन करना भी एक गोल हो सकता है, काफी लोगों का मैंने देखा है, राइट। सो दिस द गोल कैन बी एनीथिंग, नॉट ओनली रिटायरमेंट, एजुकेशन एंड मैरिजेस, राइट। उसके अलावा भी बहुत सारे सपने हमारे होते हैं जो शायद हम किसी भी कारण सामाजिक जवाबदारियों को चलते हुए अब तक नहीं पूरा कर पाए, मगर हमको और करने हैं। वी कुड बी आवर विश लिस्ट। मैं एक आपको एक डेटा बताता हूँ। एट द एज ऑफ 65, हिंदुस्तान का नहीं, यूएस का डेटा है, हिंदुस्तान का इससे खराब है, सिर्फ 1% लोगों के पास वेल्दी होती है, पैसा होता है। 4% लोग अपना सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाते हैं। 23% लोग 65 साल के बाद भी काम कर रहे होते हैं, बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू क्विट, क्योंकि क्विट कर दिया तो इनकम आनी बंद हो जाएगी, इनकम नहीं आएगी तो खाएंगे क्या। 9% लोग सबसे सुखी होते हैं क्योंकि वो मर गए होते हैं, और 63% लोग चिल्ड्रन और चैरिटी पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको यहीं पे रहना है तो आपको आज का ये सेमिनार का कोई जरूरत नहीं, मगर आपको टॉप 2 में भी आना है तो इसके लिए आज का सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया कि बर्थ, एजुकेशन, खुद का करियर, मैरिज, फैमिली के खर्चे, रिटायरमेंट, आपकी जिंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो भाग्य रेखा है ना आपकी जो देख रहे हैं ना, वो नहीं है, ये भाग्य रेखा आपकी ये है, और आपको इसके हिसाब से प्लानिंग करनी है। तो जो रेखाएं देते हैं ना, वो ज्योतिषी का काम है, मगर आपको ये रेखा स्ट्रांग बनानी है आपकी जिंदगी की, आपकी इच्छा के अनुसार जीना है। तो आपको ये वेबिनार के बाद आधा घंटा निकाल के सौरभ जी को मिलना है, राइट। तो मैं काफी लोग गोल आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए मैंने लिखे लाइफ में आपको क्या क्या गोल आते हैं। तो देखो 25 के बाद इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, है ना, हम शिक्षा लेते हैं। तो पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर ये गृहस्थ आश्रम जिसको बोलते हैं ना अर्थशास्त्र में। शादी होती है, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, गाड़ी लेनी है, घर लेनी है, इमरजेंसी तो बीच में कहीं पे भी ऐसे, पहले बच्चे का कॉलेज, दूसरे बच्चे का कॉलेज, कॉलेज की फीस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और फिर खुद का रिटायरमेंट। उसके बाद आपकी, अब ये ऐसा पीरियड है जहाँ पे बारिश बंद हो गई है मगर पानी की जरूरत फिर भी है ना। हम डैम क्यों बनाते हैं? हम डैम इसलिए बनाते हैं कि 3 महीना बारिश होती है, 9 महीना सूखा होता है, और सूखा होता है तब भी पानी चाहिए। तो ये पूरा टाइम आपको डैम बनाना है, जिससे इतना पानी स्टोर करना है कि जब आगे बारिश ना हो ना, तो भी आपको पानी मिलता रहे। एंड दिस इज व्हाट दिस फेज इज। और इसके बीच में इमरजेंसीज, एक्सीजेंसीज कुछ भी आ सकती है। और पता है दुविधा क्या है? पहले लोग 60 साल तक नौकरी करते थे और 15 साल और जीते थे, तो उनका रिटायरमेंट का पीरियड 15 ही होता था, कमाने का पीरियड लंबा होता था। अब कमाने का पीरियड छोटा हो गया, आपका तो मुझसे छोटा है, राइट। जैसे मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, मैं भी 50 साल में खत्म हो जाऊंगा, तो मेरा वर्क एज छोटा है और मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, 85-90 हो रही है। तो पहले लोगों का रिटायरमेंट नो इनकम वाला फेज 15 साल था, अब वो 30 साल हो गया है। द प्रॉब्लम इज नॉट इफ यू लिव लॉन्ग, if you die early. The problem is not if you die early, the problem is starts if you live longer. And that is why we need to do, the financial planning का नीड बहुत जरूरी होता है। तो ये बहुत सारे गोल्स हैं, मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। होम परचेज, वर्ल्ड टूर करना है, 25th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी, कार परचेज करनी है कंटिजेंसी से, राइट। सो लाइफ विदाउट अ गोल, अ फुटबॉल मैच विदाउट अ गोल पोस्ट। इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज कौन कौन से है? एक तो पैसा लैंड करो, जो सौरभ बताया ना, DHFL में पैसा दिया हुआ पैसा लैंड करना है। दूसरा, बिकम ओनर ऑफ असेट्स एंड बिजनेसेस। अब ये दो आपके पास जरिया है। पहले में पैसा फिक्स भी हो सकता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट में जनरली पैसा वापस आ जा सकता है, बैंक में करते हो तो दिक्कत नहीं है, राइट। मगर उसमें दिक्कत ये है, 15 साल बाद वो जो पैसा का ग्रोथ हुआ ना, वो इन्फ्लेशन को कोप अप नहीं कर पाता, क्योंकि उस पर टैक्स भी भरना होता है, राइट। तो एंड बिकम ओनर ऑफ असेट्स एंड बिजनेसेस। आपके पास दो ऑप्शन है, आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। जैसे कि
पहले तो हम बोलते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करो, यार पैसा मेरा सेफ है, गारंटेड है, गारंटेड है कि आपका पैसा नहीं बनेगा ज्यादा। मैं आपको बता रहा हूं, आपका टैक्स भरने के बाद इन्फ्लेशन को पैसा बीट नहीं करने की भी गारंटी है फिक्स डिपॉजिट में, पोस्ट ऑफिस में, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। आपको आज को तो रात को नींद आ जाएगी क्योंकि आपको पैसा, मुझे पता, मैं अभी आपको लिख के वापस उतना तो आना ही है, मगर जो पैसा आ रहा है उससे आपकी फ्यूचर की कोई भी जरूरत खत्म नहीं होने वाली। तो गारंटी वो है कि आपको वो पैसा मिल तो जाएगा, मगर वो पैसा शॉर्टफॉल होगा हमेशा, और आपका कॉम्प्रोमाइज शुरू होगा। उसमें फिक्स डिपॉजिट में आपको टैक्स भी भरना पड़ता है, दूसरा रिटर्न लो, जहां पे भी गारंटी होती है रिटर्न कम होते हैं। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी बाइंग शेयर्स ऑफ कंपनीज डायरेक्टली और थ्रू म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, ये दो 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 फाइनेंशियल एवेन्यूज है ना। फिर हम फिजिकल एवेन्यूज की बात करें तो फाइनेंशियल एवेन्यूज आपके पास दो है। अब शेयर्स खरीदने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे बिजनेस है। जैसे सुबह उठ के हम बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं, बाइक में कार में पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है, फिर अपने ऑफिस में जाके लैपटॉप ओपन करते हैं, लैपटॉप पे गूगल पे कुछ काम किया या अमेजोन से कुछ बाइंग किया, फिर ऑनलाइन, ये सारी चीजें हम करते हैं, राइट। और ये सारी चीजों का 1 साल के बाद पैसा बढ़ जाता है। दूध का प्राइस बढ़ गया, चाय का प्राइस बढ़ गया, बिस्किट का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। आपको बड़ा दुख होता है क्योंकि आपका इनकम बढ़ा नहीं, मगर ये सारी चीजों का प्राइस बढ़ गया। तो एक काम करो, और दवाई, बीच में बीमार हो तो दवाई खाओ, वो भी महंगी हो गई है। बीपी की दवाई महंगी हो गई है, डायबिटीज की, फादर पेरेंट्स की दवाई महंगी हो गई है। तो आप एक काम करो, आप है ना फार्मा कंपनी खोल दो, एक बिस्किट का कंपनी खोल दो, है ना। तो क्योंकि ये महंगी हो रही तो आपको फायदा होगा। आप अब सारी चीज आप कर सकते, आप नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना चाहिए कि ये सारी कंपनी में पार्ट ओनर बन जाओ, उसके शेयर्स लिस्टेड होते हैं अच्छी कंपनी के, राइट। अच्छी बुरी एवरेज सारे कंपनी के लिस्टेड होते हैं, उसके शेयर्स होते हैं। वो शेयर्स को आप खरीद लोगे ना तो आप उसके पार्ट ओनर बन जाओगे, फ्रैक्शनल ओनर, जितना आपका ओनरशिप है उतना, राइट। तो अगर कोई चीज का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर को है ना दुख होता है, मगर उसका शेयर होल्डर को मजा आता है। क्यों पता है? उसका कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टॉक का प्राइस बढ़ता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज व्हाट इज इक्विटी इन्वेस्टिंग। इसमें बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं, कोई अच्छी कंपनी, बुरी कंपनी, बहुत बुरी कंपनी भी हो सकती है, राइट। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है? ये सारी कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाता है और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक आपको पोर्टफोलियो बना के सौरभ जी आपको देते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट इज म्यूचुअल फंड। दूसरा होता है गोल्ड। गोल्ड इज अ गुड हेज अगेन इन्फ्लेशन, लिक्विड होता है, ग्लोबली एक्सेप्टेंट है, सोशल रिक्वायरमेंट भी होती है हिंदुस्तान में, कैन होल्ड फिजिकल एंड डीमेट फॉर्म। तो हिंदुस्तान में ना ज्यादातर लोगों के पास सबसे बड़ा सेविंग्स होता है गोल्ड के फॉर्म में होता है, बी एज अ वाइफ ऑर्नामेंट और समटाइम द गोल्ड बिस्किट ऑल्सो। मगर गोल्ड भी आपको इन्फ्लेशन जितना रिटर्न देता है। आप देखो 10 ग्राम गोल्ड का जो प्राइस होता है ना, इससे एक किसी भी टाइम पे एक मिडिल क्लास फैमिली का पूरा महीना निकल जाता है। अब देखना, दिस इज व्हाट माय एंसेस्टर हैज टोल्ड मी, दैट 10 ग्राम गोल्ड का जब 15,000 प्राइस है ना, 15,000 में घर चल जाता है। जब 50,000 प्राइस है तो 50,000 रुपए चाहिए, ट्यूशन की फीस, ये है एक कोई भी एक मिडिल क्लास और अबो मिडिल क्लास फैमिली का। ये क्राइसिस के लिए बड़ी अच्छी एसेट क्लास है, मगर फिर भी ये इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न नहीं बेचता था, क्योंकि जितने गोल्ड का प्राइस होता है उतना तो पैसा बढ़ता है, उतना पैसा घर खर्च में निकल जाता है आपका। दूसरा होता है रियल एस्टेट। इसमें तो पहले से आपको पैसे वाला होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये 5,000 रुपए में नहीं आता है, 10,000, इसमें 50 लाख रुपए लगते हैं ऑन एन एवरेज। दूसरा, ये लिक्विड नहीं है, जब चाहिए तब पैसा नहीं मिलता, और इसमें भी आपको रिटर्न गोल्ड से ज्यादा मिलते हैं, मगर इक्विटी से इसके कम होते हैं। फिर उसमें टैक्सेशन होता है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, और उसको आप पार्शियली नहीं बेच सकते। चलो आपने एक घर खरीद लिया है और आपको थोड़े पैसों की जरूरत है, आप टॉयलेट बाथरूम अलग से नहीं बेच सकते, और जब आपको चाहिए तब आपको जरूरत जल्दबाजी में बेचना है तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे भी बेचना पड़ता है, राइट। सो इट इज इलिक्विड इन नेचर, तो उसके साथ ये दिक्कत है। तो मोस्टली अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो इक्विटी का ऑप्शन होता है, लिक्विड भी है, ठीक है, फिक्स्ड इनकम भी हो सकता है, दूसरा गोल्ड भी हो सकता है और रियल एस्टेट भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा रिटर्न आपको इक्विटी में मिलता है, उसके बाद रियल एस्टेट, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद फिक्स्ड इनकम। अब फिक्स्ड इनकम में सेफ्टी भी है, मगर है ना, गोल्ड में क्राइसिस के टाइम में प्राइसेस बढ़ता है। तो सबकी कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है।
तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, आपके रिस्क अनुपात के हिसाब से और आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक पोर्टफोलियो बनाना हो। और पोर्टफोलियो कैसा बना सकते हो, आपको है ना, सिर्फ इक्विटी फंड्स नहीं आते म्यूचुअल फंड में, इक्विटी फंड भी आते हैं, हाइब्रिड फंड्स भी आते हैं, मल्टी एसेट इक्विटी डेट गोल्ड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे वैसे भी फंड्स आते हैं, और फिक्स्ड इनकम फंड भी आते हैं। तो बहुत तरीके के फंड आए, तो उसको आप मिक्स एंड मैच करके आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके हजमे के हिसाब से आप खाना बनाते हो ना, वैसे ही आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, राइट। फिर कुछ चीजें आपको हर एक गोल के हिसाब से, अगर लंबी अवधि का गोल है तो कोई अलग फंड होना चाहिए, छोटी अवधि का गोल हो 3 साल में हो तो आपका फंड अलग हो सकता है। तो जैसे कि आपको लखनऊ से जाना हो कानपुर, तो आप लखनऊ से जाना है आपको से वाराणसी, तो आप ट्रेन से जाओगे। लखनऊ से आपको जाना है कन्याकुमारी, तो आप ट्रेन से जाओगे, आप फ्लाइट से भी जाओगे। लखनऊ से आपको जाना है ऑस्ट्रेलिया या यूरोप, तो आपको फ्लाइट से जाना है, राइट। तो जितना डिस्टेंस होता है ना, उतना आपका, उसके हिसाब से आपको असेट क्लास चूज करनी है। जैसे कि 15-20 साल का हो तो आप इक्विटी फंड में जाइए, 10 साल हो तो आप लार्ज कैप जैसे फंड में जाइए, 5 साल बाद गोल हो तो आप बैलेंस फंड में जाइए, 3 साल का गोल हो तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में जा सकते हो, और 1 साल के अंदर तो आप लिक्विड फंड, फिक्स डिपॉजिट या ये सारे कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो आप फिक्स डिपॉजिट भी 3 महीने कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में डेट फंड होते हैं वहां पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, आपको गोल कितना दूर है वैसे आपको इंस्ट्रूमेंट चूज करना है, जिसमें आपको सौरभ जी हेल्प करेंगे। इंश्योरेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, आज का ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है, मगर आपको एक टर्म प्लान होना चाहिए, आपके एक मेडिक्लेम होना चाहिए, ताकि जब ऐसी जरूरत आ जाए आपको आपका पोर्टफोलियो लिक्विडेट ना करना पड़े, राइट। तो ये भी एक जरूरी है, इस पर हम आज बात नहीं करेंगे। तो बैंक लव्स गिविंग यू लोन्स, काफी लोग लोन बहुत लेते हैं, गाड़ी के लिए लोन लेते हैं, एसी के लिए लोन लेते हैं, माइक्रोवेव ओवन के लिए लोन लेते हैं। देखो ये सारी ऐसी एसेट है ना जिसकी वैल्यू घर में आते ही डेप्रिशिएट हो जाती है। कभी की डेप्रिशिएट होने वाली चीजों पे लोन नहीं लेनी चाहिए। घर पे लोन ले सकते हो आप, और घर की लोन कभी वापस भी नहीं करनी चाहिए, जल्दी जल्दी लोग भर देते हैं, कभी भी जल्दी नहीं भरना चाहिए। 15 साल का लोन लिया, पहले 5 साल में तो इंटरेस्ट ही काटते रहते हैं वो लोग, प्रिंसिपल तो उसके बाद कटता है। और लोग क्या 5 साल बाद बैंक ने जितना कमाया उतना आपको दे दिया, फिर फोरक्लोज कर देते हैं। कभी भी फोरक्लोज मत करो उसको, है ना, कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम में रख के एसडब्ल्यूपी दे दो, आपको ईएमआई देने की दिक्कत नहीं है, वो भरता जाएगा, आपका पैसा भी बच जाएगा। तो ये सारे जो लोन्स है, कुछ लोन असेट क्रिएट करते हैं, कुछ लोन लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं। जैसे कार लोन लाइबिलिटीज क्रिएट करने वाली लोन है, क्योंकि कार लाने के बाद कार का पैसा टूट जाता है, वैल्यू टूट जाती है, दूसरा उसको चलाने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। तो मैं काफी ऑफिस कलीग को बताता हूँ कि हम, तुम ऑफिस जाने के लिए गाड़ी खरीदी है या गाड़ी चलाने के लिए ऑफिस जा रहे हो? आप समझ रहे हो? कभी कभी आपको गाड़ी चलाने के लिए भी ऑफिस जाना पड़ता है, और ऑफिस जाने के लिए गाड़ी, आपने जब आपके पैसों से गाड़ी ली है, कोई लोन नहीं है, तो ऑफिस आप गाड़ी से जा रहे हो। मगर आपने इतना बड़ा लोन लिया गाड़ी चलाने के लिए कि गाड़ी चलाने का ईएमआई इतना बड़ा है, उसको भरने के लिए आपको ऑफिस जक मरा के जाना पड़ रहा है, राइट। सो दिस आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स। सो क्रिएट असेट्स, लोन लेनी चाहिए मगर अच्छी लोन लीजिए जिससे असेट क्रिएट हो, लायबिलिटी ना क्रिएट। और फाइनली टैक्स प्लानिंग, एटीसी जिसमें आपका टैक्स सेव होता हो, ये बाकी सारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, इस पर मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा। सो जनरली लोग क्या करते हैं कि डरते बहुत है इक्विटी से, राइट, कि ज्यादातर पैसों का इक्विटी में पैसा नहीं बनता। मैं ये बताता हूँ, ज्यादातर लोगों का इक्विटी में पैसा नहीं बनता, और वो मानते इक्विटी बड़ा रिस्की असेट क्लास, क्योंकि समझ नहीं है इसके बारे में, रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग भूल जाते हैं, है ना। व्हाट आर द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इक्विटी as well as not investing into equities, and why one should invest in equities while the markets are volatile। तो देखो जनरली कंपनी का प्रॉफिट है ना ऐसे बढ़ता है। आप ये डायग्राम को ध्यान से देखिए, इक्विटीज कैसे काम करता है, राइट। ये कंपनी का प्रॉफिट है, मगर कंपनी का स्टॉक का प्राइस है ना, वो ऐसे नहीं बढ़ता, वो ये लाल लाइन की तरह बढ़ता है। यू कैन सी दिस रेड लाइन, राइट। सो ज्यादा वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू कंपनीज प्रॉफिट। अब देखो लॉन्ग रन में आप देखोगे तो दोनों बढ़े हुए हैं, मगर शॉर्ट रन में देखोगे तो दोनों आगे पीछे भी हो सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, स्टॉक का प्राइस नीचे है, राइट। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, स्टॉक का प्राइस नीचे, यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है, स्टॉक का प्राइस ऊपर है। मगर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टॉक का प्राइस
बढ़ता ही है, राइट। अब ये एक्चुअल ग्राफ, ये सेंसेक्स, ये जो ग्रीन लाइन है वो सेंसेक्स का प्रॉफिट है और ये ब्लू लाइन है वो सेंसेक्स, राइट। तो आप देखोगे लंबी अवधि में कंपनी का अर्निंग भी 12% से बढ़ा है और सेंसेक्स भी 13% से बढ़ा है। उसका मतलब है कि अगर कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। अब हिंदुस्तान में ना अर्निंग बढ़ने की दिक्कत नहीं, क्योंकि हम 140 करोड़ लोग हैं, 65 करोड़ यंग लोग हैं और सुबह उठ के लोगों को खर्चे करने ही होते हैं, है ना। इतने सारे लोग हैं तो खर्चा तो करेंगे, किसी को गाड़ी खरीदने, किसी को घर घर में जो एफएमसीजी चीजें आती है, साबुन शैम्पू, ये सारी चीजें तो यूज होती है। चाय बिस्कुट, पेट्रोल भरवाना है, बाइक खरीदनी है, घर नया लेना है, घर पे वॉशिंग मशीन लेना है, माइक्रोवेव ओवन लेना है एसी लगवाना है। तो ये तो अभी इंडिया में बहुत अंडर पेनिट्रेटेड भी है। तो ये सारे अगले 10 साल लगने हैं और पुराने बदलने हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत काम हो रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है। मेट्रोज बन रही है ना, लखनऊ में मेट्रोज बन रही है, कानपुर में मेट्रो बन रही है, राइट। आप उत्तर प्रदेश में हर एक जगह पे एयरपोर्ट से, अभी तो पहले ऐसे थे 4 एयरपोर्ट 3 एयरपोर्ट, अभी कितने सारे एयरपोर्ट, गोरखपुर में भी एयरपोर्ट है, वरना मैं एक बार ही गया था गोरखपुर। तो आप देखो कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत डेवलप हो रहा है। इसके लिए जॉब क्रिएशन हो रही है, जॉब क्रिएट हो रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ग्रोथ तो होना अगले 10 साल में, मगर ये ग्रोथ में होगा क्या कि कभी सेंसेक्स ओवर वैल्यूड होता है, मतलब प्रॉफिट कम है, स्टॉक का प्राइस ज्यादा है। तो जब यहाँ पे लोग पैसा डाल देते हैं ना, उनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। मगर कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट बढ़ रहा होता है, किसी कारण से नेगेटिव न्यूज आए है और स्टॉक का प्राइस नीचे है, राइट। ये बहुत अच्छा समय होता है इन्वेस्ट करने का, राइट। मगर ये सब करे कैसे, इस पे कौन ध्यान रखेगा, कैसे करेंगे? ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड ये मेरा काम नहीं है, राइट। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए ना फंड्स आते हैं। तो एक आता है बैलेंस एडवांटेज फंड। तो उसमें मैं ज्यादा फंड पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। वो क्या करता है, जब मार्केट महंगा होता है तो इसको ओवर वैल्यूड मार्केट बोलते हैं, इसको अंडर वैल्यूड मार्केट बोलते हैं। तो इक्विटी में पैसा कम कर देता है, और जब मार्केट सस्ता होता है तो इक्विटी में पैसा बढ़ा देता है। जैसे कि हम गर्मियों में नहाने जाते हैं तो गर्म पानी का ठंडा पानी का नल होता है, ठीक है। गर्मियों में हम क्या करते हैं, ठंडे पानी वाला नल ज्यादा करते हैं, ठंडियों में क्या करते हैं, हम गर्म पानी वाला नल ज्यादा कर देते हैं। वैसे ही एक फंड होते हैं जो इक्विटी और फिक्स्ड इनकम ऊपर नीचे कर देते हैं। तो फिक्स्ड इनकम हमको सेफ्टी देता है और इक्विटी हमको एक्सिलरेशन स्पीड देता है। तो ये क्या कंबाइन करते हैं, जब रास्ता अच्छा हो तो इक्विटी में अलोकेशन बढ़ा दो, जहां पे रिटर्न अच्छे बन सकते हो। जब रास्ता विकट हो तो स्पीड कम कर दो गाड़ी की, ताकि आपको रिवर्स में ज्यादा ना जाना पड़े। रिवर्स में ज्यादा जाना मतलब में गाड़ी उसमें नुकसान होना, राइट। तो ये फंड में होता क्या है कि जब बढ़ते टाइम पे मार्केट में अपसाइड कैप्चर करते, घटते टाइम पे डाउन साइड को लिमिट करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको स्मूथ इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस मिलता है, राइट। सो दिस काइंड ऑफ फंड इज वेरी ऑप्ट फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। तो अगर आपके पास आज 10 लाख रुपए हो, राइट, और आपको हर महीने इनकम चाहिए, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप उसमें से 6,000 या 7,000 रुपए हर महीने निकालोगे, 10 साल 15 साल 25 साल तो होगा क्या, 25 साल बाद आपका पोर्टफोलियो देखोगे ना, तो आपको उतना पैसा मिला और आपका जो 10 लाख है ना वो भी बढ़ गया से 20 लाख हो गया। ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, इसमें आपका पैसा भी हर महीने मिलता है, आपका पैसा ग्रो भी करता है, क्योंकि अगर ग्रो करेगा तो आपको फ्यूचर में ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, तो आप ज्यादा पैसा ले सकते हो। दूसरा ऐसा फंड आता है मल्टी असेट फंड। तो वो क्या करता है, वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, वो भी डेट में इन्वेस्ट करता है। तो कभी कभी जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों की जरूरत होती है ना, एक्सीलेटर मतलब में इक्विटी, ब्रेक मतलब में फिक्स्ड इनकम, सेफ्टी के लिए आप रखते हो, राइट। तो आपने गाड़ी में ब्रेक, अपने इंडिया में ना पहले गाड़ी में ब्रेक और एक्सीलेटर तो होते ही है, तो लोग अच्छे से गाड़ियां चला लेते हैं। मगर होता क्या है, कभी कभी सामने वाला गलती कर देता है और ठोक देता है हमारी गाड़ी में, जिससे हमको रिस्क हो जाता है। तो अब क्या आता है, एयरबैग्स। गाड़ी में एयरबैग लगाने होते हैं, तो ये गोल्ड है ना, वो एयरबैग की तरह काम करता है। तो एक मल्टी एसेट फंड होता है जिसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों तीन होते हैं, और तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसे करते हैं जैसे अच्छा रोड हो तो गाड़ी चलती है, बुरा रोड हो तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाए, और एक्सीडेंट हो जाए तो एयरबैग खुल जाते हैं, और गोल्ड हमका हमारे पोर्टफोलियो को बचा लेता है। तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, आपको एक उचित रिटर्न मिलेगा, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलेगा, आपको हर महीने पैसा भी मिल सकता है। तो मल्टी एसेट फंड है ना, बैलेंस एडवांटेज फंड, दिस इज द मोस्ट सूटेड फंड फॉर रिक्वायरमेंट लाइक यू। और इसमें आपको इंडिकेशन बेनिफिट भी मिलता है, आपको टैक्स भी कम लगता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो हमारा जब बैलेंस एडवांटेज फंड आया था, तो इट इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल पर्पस। तो हमने एक ये सिमुलेशन बनाया था कि किसी ने इस फायदे, एक आपको हर महीने निश्चित रकम निश्चित दिन मिल जाती है, टैक्स बहुत ही कम लगता है,
अगर आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगो तो TDS भी नहीं लगता। 1 लाख तक का आपका जो इनकम हुआ वो टैक्स फ्री होता है पूरे साल में। और अगर कुछ एक आधो इंस्टॉलमेंट में लॉस होता है तो आप प्रॉफिट के सामने टैक्स सेट ऑफ ले सकते हो। तो और मंथली कैश फ्लो अमाउंट एज पर योर चॉइस। तो आप और सौरभ जी जो डिसाइड करोगे उसके हिसाब से आपको मंथली इनकम मिलेंगे। तो ये हमने एक सिमुलेशन किसी ने 9% के हिसाब से 2010 में हर महीने पैसे निकालो 15,000 रुपए। मान लो 15,000 नहीं, आप 12,000 रुपए भी निकाल सकते हो, 10,000 भी निकाल सकते हो। ये आपने हर महीने निकाला तो 20 लाख। तो ये हमारा बैलेंस एडवांटेज फंड का जो मॉडल बनाया है उसका बैक टेस्टिंग हमने बनाया था जब हमने फंड लॉन्च किया था। ठीक है, तो आप देखो 20 लाख रुपए लगाए, हर महीने 15,000 रुपए लिए, अब तक 22,95,000 रुपए ले लिए। और ये 20 लाख का वैल्यू कितना है? 40 लाख। टैक्स कितना भरने को आया? सिर्फ 0.68%। जबकि आप फिक्स डिपॉजिट में 33% भी टैक्स लगता है बेस्ड ऑन योर टैक्स स्लैब, 20% भी लगता है बेस्ड ऑन योर टैक्स स्लैब। तो आपका जो 20 लाख है, पहले तो वो ग्रो किया, 22 लाख हुआ, 22 लाख आपको मिल गए, अकाउंट में आ गए, और वो 20 लाख ग्रो करके 40 लाख हुआ। तो पैसा आपका डबल हुआ और आपको हर महीने पैसा भी मिला। और ये फंड में ऐसा है कि ये आपको FD के ऊपर रिटर्न देते हैं, टैक्स एफिशिएंट होते हैं, और इक्विटी अच्छा करते तो रैली में पार्टिसिपेट करते हैं, और जब खराब करते हो डाउन साइड लिमिट करती है। अगर किसी को पैसों की जरूरत नहीं हो, उसने 15,000 रुपए, चलो अग्रेशन भी करना है, तो उसने 15,000 रुपए कोई मिड कैप फंड में ट्रांसफर किए होते अकाउंट में ना लेके, तो वो 22,95 का आज 75 लाख भी रुपए हुआ होता। सो दिस आर वेरियस कॉम्बिनेशन दैट यू कैन डू। तो जो बैलेंस एडवांटेज फंड में आप सारा पैसा लगा दीजिए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 40 लाख, और उसके हिसाब से आप हर महीने पैसा ले सकते हो। आप 10 साल बाद देखोगे तो आपका पैसा भी बढ़ गया होगा और आपको हर महीने इनकम भी आ गई होगी। और आप ये पैसा जो आपको अभी जैसे कि 15,000 रुपए मिल रहा था, 5-10 साल बाद आप 20,000 रुपए भी महीने ले सकते हो। तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, अब मुझे 15,000 नहीं 20,000 रुपए चाहिए, तो आप 20,000 रुपए भी ले सकते हो। सो यू कैन डिवाइस, यू कैन प्लान इन अ वे दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मंथली कैश फ्लो। आप आपके बिजनेस पे, आप जो भी आने वाले समय में करने वाले, उस पर फोकस कर सकते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट यू कैन प्लान विथ इट। तो इन लॉन्ग रन, जैसे मैंने बोला, ग्रोथ ऑफ स्टॉक प्राइस, कंपनीज प्रॉफिट। इन शॉर्ट रन, when sentiments are negative, stock price is equal to company profit minus sentiment। तो जब हम न्यूज़पेपर में खराब न्यूज़ पढ़ते हैं ना, तो कंपनीज के स्टॉक अंडर वैल्यूड होते हैं, तब एक्चुअली खरीदने चाहिए। तो ये फंड वही करते हैं, तब खरीद लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ये फंड ऑटोमेटिक कर लेगा। और व्हेन सेंटीमेंट आर पॉजिटिव, स्टॉक प्राइस इक्वल टू कंपनीज प्रॉफिट प्लस सेंटीमेंट। तो ये ना ओवर वैल्यूड होता है स्टॉक प्राइस, क्योंकि सेंटीमेंट। तो जब आपका मूड बहुत अच्छा होता है तो मार्केट महंगा होता है, इकोनॉमी के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में। जब आपका मूड खराब होता है तब एक्चुअली कंपनी अंडर वैल्यूड होती है और स्टॉक। तो ये फंड वही करता है जब मूड खराब होता है। जैसे कि 23 मार्च 2-3 साल पहले कोविड हुआ था, तो इसने इक्विटी में अलोकेशन बढ़ा दिया तभी। और जब अक्टूबर 2021 आया, मार्केट 63,000 हो गया, तो इसने इक्विटी में अलोकेशन कम कर देते, राइट, प्रॉफिट बुक कर लेते। क्योंकि देखो, प्रॉफिट कमाना ही प्रॉफिट नहीं होता, आया हुआ प्रॉफिट बचाना भी प्रॉफिट होता है। तो ये फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड, दोनों चीज आपके लिए करते हैं। सो रूल नंबर 1, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, ये पहला रूल है और हमेशा याद रखिए। दूसरा रूल है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। पहला रूल को कोई भूलना नहीं है। और तीसरा रूल है इन्वेस्ट एग्रेसिवली व्हेन वैल्यूएशन आर चीप एंड एंश्योर नॉट टू वायलेट रूल नंबर 1 and 2। फिर भी आपको लॉन्ग टर्म तो बने ही रहना है। इफ यू आरंट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। Put together a portfolio of companies whose aggregate earning march upward over the years, and so also will the portfolio's market value। तो अच्छी कंपनी के स्टॉक इकोनॉमी से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। मगर ये पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप म्यूचुअल फंड के रास्ते जा सकते हो, जहां पे एक फंड मैनेजर होता है जो अच्छी कंपनी सिलेक्ट करता है। हम जब खुद करते हैं तो हमको ये भी नहीं पता होता कंपनी क्या बनाती है, राइट। कंपनी का प्रमोटर का नाम क्या है, कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट से कितनी रेवेन्यू आती है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी आता है, कंपनी का डेट कितना है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से, कंपनी का सप्लायर कौन है, कंपनी के कंपटीशन कौन है। ये सब एनालिसिस हम करते हैं? हम नहीं करते, हम एक दूसरे को देख समझ के करते रहते हैं। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एवेन्यू टू हैव योर रिटायरमेंट प्लानिंग। दो फंड में आप कर सकते हो, और सौरभ जी है जो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको कहाँ पे लगाना चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे बड़ा रिस्क वो होता है कि कोई रिस्क ही ना लेना। जैसे कि बोलते हैं ना कि नॉट टू टेक एनी डिसीजन इटसेल्फ इज अ डिसीजन। काफी लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते
और आपने जब ये डिसाइड किया ना कि आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, वो भी अपने आप में एक डिसीजन होती है। तो मैंने देखा है कि लोग डिसीजन ही नहीं लेते जल्दी। उसका रीजन ये होता है कि उनको अभी भी क्लैरिटी नहीं होती, और कुछ कुछ चीजें आप इन्वेस्ट करने के बाद ही सीखते हो। जैसे कि कभी भी स्विमिंग पूल में उतरे बिना स्विमिंग नहीं सीखा जाता। किताब पढ़ के कोई स्विमिंग नहीं सीख पाता, उसके लिए स्विमिंग पूल में उतरना पड़ता है। तो स्टार्ट विथ कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड एंड ग्रेजुअली यू कैन बिल्ड अ पोर्टफोलियो। ऐसा भी नहीं एक साथ लगा दो, बट स्टार्ट समथिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आपके प्रश्नों पे ज्यादा फोकस करेंगे ताकि मैं कोई इररिलेवेंट बातों पे ज्यादा समय ना लूं। सो दैट इज व्हाट ऑल आई वांटेड टू डिस्कस। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। 25 साल पहले मुझे याद है काफी लोग वीआरएस लेके बैंक से रिटायर हुए थे। कुछ लोगों ने एफडी की थी, कुछ लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला था। म्यूचुअल फंड वाले लोगों के पास बंगला है, गाड़ी है। एफडी वाले लोग वही पुराने घर में रह रहे हैं, और वही कहाँ से मेरा इनकम, मेरा खर्चा कम हो उस पर फोकस कर रहे हैं। देखो, खर्चे कभी कम नहीं होते। खर्चे आज तक जिंदगी में कम होते नहीं है, आगे भी नहीं होंगे, वो बढ़ते ही जाएंगे। हम रिटायरमेंट होते हैं, महंगाई रिटायर नहीं होती, वो तो चालू ही रहती है, उसका काम करते ही रहते हैं। तो इक्विटी में आप कंट्रोल्ड वे में इन्वेस्टमेंट करके इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, रादर देन जस्ट स्टेइंग कंज्यूमर ऑफ दिस कंट्री। ऑल्सो बिकम ओनर ऑफ द ग्रेट कंपनी ऑफ दिस कंट्री बाय इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड। ये कंपनी ये कंपनी है, भारत देश को एक बोलो, इसको एक कंपनी की तरह देखोगे तो एक ऐसी कंपनी जिसका रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो गया है, क्रूड के प्राइस नीचे चले गए है ना, $130 से पहले। हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2030 में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो स्टॉक मार्केट यहाँ से ऊपर होगा। हिंदुस्तान में 10% से कम लोगों के पास वॉशिंग मशीन है, 4% से कम लोगों के पास एयर कंडीशन है, 10% से कम हाउस होल्ड के पास 4 व्हीलर है। आने वाले सालों में जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, ये खर्चे बढ़ेंगे, और ये खर्चे बढ़ेंगे तो कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। तो आपको ये खर्चे ही करने हैं या खर्चे के भागीदार बनना है? इस खर्चे के जिस कंपनी को फायदा उसका भागीदार बनना है, वो आपको आज डिसाइड करना है। और उसके लिए म्यूचुअल फंड्स बहुत जरूरी चीज है और बहुत उपयुक्त है। इसमें बहुत सारे फीचर्स है, फ्लेक्सिबिलिटीज है, लिक्विडिटी है, एवरीथिंग इज देयर, and that's why it is one of the great avenue for your financial planning. So that is what all I wanted to discuss. But at the last but not least, mutual fund investment is subject to market risk. Please read scheme offer document carefully before investing. Scheme के risk factor, रिस्कोमीटर, ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। और आपके वित्तीय सलाहकार से सलाह ले, खुद से इन्वेस्ट, अगर समझ में ना आए तो खुद से इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क कभी ना ले। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सौरभ जी, ओवर टू यू। और कुछ चीजें छूट गई हो तो आप मुझे बता सकते हो। हाँ जी, हाँ जी सर, तो मैं तो यही बोलूँगा अभी सब लोग ना चैट बॉक्स में या क्यूएनए में अपना क्वेश्चन जो भी हो पूछना चाह रहे हो वो उसमें क्वेरी डाल दें, तो हम लोग यहाँ से आंसर कर देंगे। एक विमल जी का सवाल आया है, सर व्हाट आर द फैक्टर्स एंड फिगर्स इन इंडियन कंटेक्स्ट प्लीज। तो देखो, इंडिया में ना इतना बड़ा पॉपुलेशन पे हमारा कंसेसस लास्ट में 2011 में हुआ था, उसके बाद कंसेसस नहीं हुआ, तो इतना बड़ा सर्वे हुआ नहीं है। मगर यहाँ के फिगर उससे तो बेहतर नहीं है जो यूएस के है, राइट। तो जो मैंने बताया ना कि कितने परसेंट लोग वेल्दी होते हैं, कितने परसेंट लोग आज भी बच्चों पे डिपेंडेंट है, तो if you go by those figures, the India, it is not better than US, that I can say you. And most of the Indians are either investing into LIC, post, ऐसे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, उसमें लोग जाते हैं। तो वहां पे आज तक तो वेल्थ बनी नहीं है, मैंने देखा नहीं है कोई वेल्थी बना है पोस्ट में इन्वेस्ट करके। वेल्थ बनाने के लिए थोड़ा इक्विटी का एक्सपोजर अनिवार्य है, मैं आपको बोलता रहा हूँ, मेरा वर्ड याद रखिए, अनिवार्य है। तो दूसरा सवाल है सुधीर जी का, शुड आई गो फॉर एनसीडी। सर एनसीडी बहुत तरीके के आते हैं, AAA रेटेड आते हैं, AA रेटेड आते हैं, सिंगल ए रेटेड आते हैं। उसमें रेट ऑफ रिटर्न शायद ज्यादा मिले मगर रिस्क होता है उसमें। उसमें घोड़े के साथ, चाबुक के साथ घोड़े का भी रिस्क होता है, आप समझ रहे हो। चाबुक के साथ इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं, वहां पे घोड़ा ही वापस नहीं आता, चाबुक ही वापस आता है, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसमें। टैक्स भी 33% लगता है, लिक्विडिटी लिमिटेड रहती है, आप एक्सचेंज पे जाके उसको बेच नहीं सकते।
तो वो सारी दिक्कत होती है। और एनसीडीज तरह तरह के होते हैं। आप हायर रेटेड एनसीडी जाओगे तो अगेन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। आप लो रेटेड कंपनी में जाओगे तो वहां पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, रिस्क ज्यादा है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड क्या करता है, ऐसे एनसीडीज के पोर्टफोलियो बना लेता है। अगर आपको इक्विटी का रिस्क नहीं लेना तो आप म्यूचुअल फंड ऐसे बहुत सारे एनसीडीज लेता है, और बहुत सारे एनसीडीज एक साथ तो डिफॉल्ट नहीं कर सकते, राइट। और उनकी रिसर्च हमसे ज्यादा होती है इंडिविजुअल के हिसाब से। तो आप वैसे भी कर सकते हो अगर आपको इक्विटी नहीं लेना। बट इफ आई एम एन इन्वेस्टर, आई विल नॉट पुट माई मनी इन एनसीडीज एंड फॉर एनी ऑफ माई पेरेंट्स मनी। एसडब्ल्यूपी प्लान मिनिमम रिटर्न परसेंटेज पर ईयर क्या होना चाहिए, जो भी फिक्स डिपॉजिट का रेट है उससे आप आधा % ज्यादा का, मतलब फिक्स डिपॉजिट कितना, 3 साल का एसबीआई का फिक्स डिपॉजिट का रेट 7.5 है, तो आप 8% का रेट का लो। अगर एसबीआई का रेट 8.5 है तो आप 9% का भी एसडब्ल्यूपी ले सकते हो, राइट। तो दिस इज व्हाट इज एसडब्ल्यूपी रेट यू शुड टेक व्हाइल इन्वेस्टिंग। इज इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट ऑफिस इज गुड ऑप्शन, जो जैसे मैंने बताया कि सर उसमें ना आपको पैसा तो मिल जाएगा, मगर वो पैसों से 10 साल बाद घर नहीं चलेगा, और वो पैसा ग्रो नहीं करेगा, जितना है उतना ही मिलेगा और इंटरेस्ट मिलने के बाद। तो आपको अगर बहुत ज्यादा वो नहीं करना, आपको वहां से सेफ्टी का एहसास होता है, तो आप कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में रख सकते हो। मगर मेरा ऐसा मानना है आप म्यूचुअल फंड के बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड्स में पैसा रखिए। ऐसा नहीं कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मगर जेन्युइनली मैं आपको बोल रहा हूँ। आप मुझे 10 साल बाद याद करोगे कि 17 जून 2023 में एक पगला आया था जिसने ये बात की थी, और उसकी बात मानी तो आज इतना पैसा मेरा बना है और मेरे इनकम भी मिला है। व्हाट आर द बेस्ट एसडब्ल्यूपी फंड? सो कोई भी बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, मल्टी एसेट फंड होते हैं, ये एसडब्ल्यू के लिए बेस्ट फंड होते हैं। और इसमें आप पैसा डाल के हर महीने पैसा ले सकते हो। तो बहुत सारे फंड है, मैं तो अपने फंड की बात करूंगा, मगर मेरा फंड बहुत अच्छा है। पहले तो मैं ये बता दूं, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड, हमको 3-4 महीने हो गए, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इन द किटी। बट देयर आर अदर 2-3 फंड्स विच आर ऑल्सो वेरी गुड विच कैन ऑप्ट फ्रॉम। सो आप सौरभ जी से, सौरभ जी आपको बता देंगे, और आपको मेरे से कनेक्ट करना हो तो सौरभ जी को आप बताइए, वो मेरे से कनेक्ट करवा देंगे इंडिविजुअली इफ यू वांटेड टू हियर मोर अबाउट इट। व्हाट इज अग्रेसिव हाइब्रिड फंड? देखो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड विकी जी का सवाल है। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड 65% इक्विटी में ही रखता है। उसका मैंडेट होता है कि 65% उसको इक्विटी में ही रखना होता है एट एनी पॉइंट इन टाइम। जबकि बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं वो 30 भी रख सकते हैं, 80 भी रख सकते हैं। तो जब मार्केट महंगा होता है तो वो 30 कर देते हैं। हाइब्रिड अग्रेसिव फंड को 65 ही रहना पड़ता है। तो तब से अगर मार्केट गिरता है तो हाइब्रिड फंड ज्यादा गिरते हैं, तो वॉलेटिलिटी बैलेंस एडवांटेज फंड से उससे ज्यादा होती है। राम कुमार जी का एक सवाल है, गुड मॉर्निंग सर, इज देयर एनी चांस ऑफ फ्रॉड बिकॉज सो मेनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर देयर इन द मार्केट, दिस सिनेरियो हाउ टू चूज द राइट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? सर देखो, फ्रॉड से बचना है तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट आंसर है। म्यूचुअल फंड कभी भाग नहीं सकता। पहला है, म्यूचुअल फंड कैन नेवर रन अवे, राइट। एक चीज याद रखिए आप, क्योंकि उसमें 4 चीजों से, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो आपके फंड को मैनेज करती है, एक म्यूचुअल फंड होता है ट्रस्ट जिसके ओनर इन्वेस्टर्स होते हैं, एक कस्टोडियन होता है जो यूनिट का सेफ कीपिंग करता है, और एक रजिस्ट्रार होता है जो यूनिट के ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये सारी एंटिटी एक दूसरे से अलग कर दी है। सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कि आपका पैसा जब चाहिए तो वापस मिल जाए, तो वो म्यूचुअल फंड है, जितना भी वैल्यू हो वो कभी भाग नहीं सकता। एंड दैट इज व्हाट इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट म्यूचुअल फंड। तो जनरली जैसे सौरभ ने ही बनाया, कंपनीज एफडी से बचो, एनसीडी से बचो, बहुत तरीके के उसमें क्लॉज होते हैं, इतना बड़ा उसका पेपर होता है जो आपको पढ़ना पड़ता है, राइट। तो ये सारी चीजें से आप बच के रहो। और अगर आपको फिर भी सेफ्टी चाहिए कि भाई मुझे कुछ पैसा सेफ्टी में ही रखना है, म्यूचुअल फंड में भी नहीं रखना, तो पोस्ट और अच्छी शेड्यूल्ड बैंक की फिक्स डिपॉजिट कीजिए, अगर आपको उससे सेफ्टी का एहसास होता है तो दैट थिंग यू शुड डू। अदरवाइज एनसीडीज, कंपनी एफडी ज्यादा इंटरेस्ट के, आप देखो जो कंपनी 14%, 15%, 12% इंटरेस्ट कमिट करती है, उसका मतलब ये क्या है कि उस कंपनी को बैंक भी लोन नहीं दे रही। बैंक क्यों नहीं लोन दे रही है? क्योंकि उस कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए वो आपके पास आता है, राइट। तो आप ये सब समझो। व्हाट आर द बेस्ट एसडब्ल्यूपी फंड, वो मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। व्हाट इज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड? हाँ, इज मेडिकल प्लान इज मैंडेटरी फॉर अस रिटायरीज? सर ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया। मेडिक्लेम मैंडेटरी तो नहीं होता, मगर सबके पास होना चाहिए। हाउएवर आई एम नॉट एन इंश्योरेंस कंपनी और मेडिक्लेम कंपनी, मगर मेरा खुद का एक मेडिक्लेम में कंपनी का होता है, उसके सिवाय भी रखता हूँ।
ताकि कब कब क्या हो जाए जिंदगी में किसी को नहीं पता। तो मेरा पोर्टफोलियो मुझे लिक्विडेट ना करना पड़े, बहुत लो कॉस्ट पे ये सारे मिल जाती है चीज़ें, तो होना तो चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। देखो सबसे पहले एक्सीडेंट प्लान, इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए, बहुत कम प्रीमियम पे बहुत बड़ा उसमें इंश्योरेंस मिलता है। उसके बाद एक मेडिक्लेम होना चाहिए, ये मैं खुद का है इसलिए बता रहा हूँ, आई एम नॉट अ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। और एक टर्म प्लान होना चाहिए। ये तीनों तीनों चीजें में ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप दिन की बाहर की एक चाय कम पियोगे ना तो ये तीनों तीन चीज हो जाएगी, राइट। और एक समोसा कम खाओगे ना बाहर का दुकान का, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और ये सारे प्रीमियम भी आप भर पाओगे। चिराग सर, यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। हम्म। ये जो मेडिकल प्लान के बारे में बोल रहे हैं ना, जो जनरली अपनी जो मीटिंग में सारे डिफेंस लोग हैं, वो सब लोगों के पास ना गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज़ ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर इनको मतलब मेडिक्लेम की ज़रूरत मतलब अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पेरेंट्स डिपेंडेंट ना हो तो देन दे कैन गो फॉर, अगर डिपेंडेंट है तो उनकी भी ज़रूरत नहीं है। हम्म। ओवर तो टू सर। देखो एसडब्ल्यूपी पे बहुत सारे सवाल हैं सौरभ जी। एसडब्ल्यूपी पे है तो एक अलग से वेबिनार करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। कर लेंगे सर, कर लेंगे, अलग से कर लेंगे। अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ। बहुत अच्छी चीज होती है, इसमें मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट सौरभ जी को भेजूंगा, मगर इसके लिए आपको ना एक काम निकाल कर उनको मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉरी, आपको उनको मिलना पड़ेगा, आपको समय निकाल के, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा, तो आपको ये भी समझाएगा। मैं बहुत सारा मटेरियल एसडब्ल्यूपी के लिए सौरभ जी को भी भेज दूंगा और उनके पास होगा भी। सर एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी, ये अनिकेत आनंद जी ने पूछा है, हाउ मच मनी कैन वी इन्वेस्ट इन एसडब्ल्यूपी। अनिकेत भाई देखो, यहाँ पर क्या है ना, कोई लिमिट नहीं है कि कितना भी पैसा आप जमा कर सकते हो, 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी है। लेकिन मुद्दा ये है कि हमें मंथली जितने पैसे की जरूरत हो, बस उस हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि हमें लमसम अमाउंट कितना जमा करना है। ठीक है, जैसे सर ने बताया कि 7 से 8% के बीच में इस समय मार्केट में रिटर्न्स चल रहे हैं, तो 7 to 8% के रिटर्न्स अगर हमको चल रहे हैं और आधा परसेंट मतलब 8% के आसपास का एसडब्ल्यूपी चाहिए, तो हमें कैलकुलेट करना चाहिए कि हाँ भाई, अगर 20 लाख रुपए हमारे पास है और 20 लाख में से 8% जितना आएगा उसका, ठीक है, उस हिसाब से हमारा मंथली कितना बनेगा और उतना ही हमें एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सर आपके तो ऊपर। सिंपल में आपको बताऊं, अगर 10 लाख रुपए हो आज के रेट के हिसाब से, तो आपको 6,500 से 7,000 रुपए का आपको एसडब्ल्यूपी ले लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका पैसा भी ग्रो करेगा और आपको हर महीने इनकम भी मिलेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द करंट टाइम आप उतना एसडब्ल्यूपी लेना चाहिए। और टैक्स से भी बच एसडब्ल्यूपी जाएंगे। एक फीचर है ये, हाँ, एसडब्ल्यूपी एक फीचर है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, राइट। और आपको टैक्स बहुत कम लगता है। तो मैंने अपने पेरेंट्स का किया हुआ है, ठीक है, मैंने काफी अपने रिलेटिव्स का किया हुआ है, सालों से चल रहा है, और उनके पैसे भी ग्रो किए हैं और उनको हर महीने पैसा भी मिल रहा है, और उनको म्यूचुअल मार्केट में क्या हो रहा है ना वो भी नहीं पता, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। डिविडेंड इन फिक्स एंड एसडब्ल्यूपी, देखो डिविडेंड अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसको मत ऑप्ट करिए, ये बहुत ही टैक्स इनएफिशिएंट इरेगुलर ऑप्शन है, तो डिविडेंड ऑप्शन में मत जाइए। आपको लगता है कि जब एसडब्ल्यूपी करते हो आपके यूनिट्स थोड़े थोड़े कम होते हैं, तो लोगों को लगता है मेरे यूनिट्स कम होते हैं, मगर उसमें आपका फायदा ज्यादा है क्योंकि आपकी एनएवीज उससे ज्यादा ग्रो कर रही है। देखो एक बहुत अच्छा सवाल है एनोनिमस अटेंडी, सर व्हाट विल बी द टोटल मनी इफ आई इन्वेस्ट 15,000 पर मंथ फॉर 15 years एंड व्हाट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर 5 crores इन 15 years। तो बहुत सारे सर कैलकुलेटर्स है, आप वो सारे कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो आपको मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो मेरे पास जैसे हमारी वेबसाइट पे भी ये है कैलकुलेटर, और आप कहीं बाहर जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे, राइट। तो दिख रहा है, ठीक है, इट इज टेकिंग टाइम टू ओपन। जैसे ही अगर ये ओपन हो जाता है, मैं आपको वो सारा कैलकुलेटर भी दिखा दूंगा कैसे काम करता है। तो उस ये सवाल को हम बाद में लेंगे, एक्चुअल एग्जांपल में ही हम लेंगे तो अच्छा रहेगा। जस्ट अ सेकंड। चिराग सर, मैं इसका आंसर दूं? हाँ, आप दे सकते हो जितने भी आंसर आपको देने हैं ना, नहीं नहीं यू नहीं, कैन मैं, गिव इट। हाँ मैं बता रहा हूँ। इसमें सर क्या है कि इन जनरल अगर 15% का रिटर्न आता है और 15,000 रुपए की एसआईपी पर मंथ करी जाती है,
तो इट विल बी 1 करोड़ रुपीस इन 15 years, एंड अगर 5 करोड़ रुपीस किसी को चाहिए 15 साल में, देन दे हैव टू डू 75,000 rupees SIP per month for 15 years, assuming the growth of 15% per annum CAGR. दूसरा सवाल है SWP नाम बताइए, इसका जवाब है कैन आई पुट ऑल मनी इन SWP? SWP प्रोडक्ट में आपको बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में पैसा डालना पड़ेगा। तो यू कैन पुट लमसम इन्वेस्टमेंट इनटू दिस। सौरभ जी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, मुझे नीचे स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं। इसमें मुकेश कुमार जी का क्वेश्चन है, ROI इज ग्रोइंग इन ऑलवेज इन मल्टी एसेट फंड्स। देखो भाई, म्यूचुअल फंड्स में ना दो तरह के फंड्स है, एक तो डेट फंड्स है, एक इक्विटी फंड्स है, और मल्टी एसेट फंड्स जो है दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ इक्विटी फंड। और इनमें जो ROI है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, बट लेकिन हाँ ये है कि जब आप यू विल सी ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years 5 years 10 years, तो डेफिनेटली ग्रो करता हुआ आपको दिखेगा। जैसे कि सेंसेक्स लास्ट 40 years में ग्रो हुआ है, लेकिन बहुत सारे क्रैशेस आए हैं, बट फिर भी वो ऊपर ही है। 100 का इंडेक्स था, आज 63,000 प्लस है, तो कॉन्टिन्यूअस ग्रो हुआ है, बट बीच में फ्लक्चुएशन रहते हैं। मल्टी एसेट में फ्लक्चुएशन बहुत कम रहते हैं, क्योंकि कई तरह के एसेट क्लासेस रहते हैं। तो दूसरा एक सवाल, हाउ टू चूज जेन्युइन फाइनेंशियल फर्म फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं इसको सवाल को ऐसे रीड करता हूँ, हाउ टू चूज द बेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी। तो जो कंपनी अच्छी है, जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिसके पास अच्छा प्रोसेस हो, जिसके पास अच्छी टीम हो, और मैं अपने वाइटोक के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उस पर कोई बात किया नहीं है। वाइटोक एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, ये हिंदुस्तानी कंपनी है, जिसकी लंदन, स्पेन, मॉरिशियस, सिंगापुर में ऑफिस है। तो इट इज़ एन इंडियन MNC, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, पहली ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी जिसकी ग्लोबली प्रेजेंस है। हम 50,000 करोड़ का असेट्स मैनेज करते हैं, जिसमें 35,000 करोड़ हम गोरे लोगों का मैनेज करते हैं, इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तो हम गोरे लोगों को जाके बताते हैं कि आपको हिंदुस्तान में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वहां पे हम 35,000 करोड़ मैनेज करते हैं, 15,000 करोड़ हम इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर का मैनेज करते हैं थ्रू PMS, AIF एंड म्यूचुअल फंड। और हमारी 42 लोगों की इन्वेस्टमेंट टीम है, जो स्टॉक्स का एनालिसिस करती है, कैपिटल मार्केट को देखती रहती है, और उसमें काफी लोगों का 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। और 2017 में ये कंपनी शुरू हुई थी PMS और AIF से, अब हम म्यूचुअल फंड में भी आ गए हैं। तो इट्स फर्स्ट इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, और हमको सिर्फ एक ही चीज आता है, इन्वेस्टमेंट। हमको दूसरा कुछ नहीं आता है, ऐसा आप समझ सकते हो। ना हम बैंक है, ना हम NBFC, ना हम इंश्योरेंस कंपनी, ना हम ब्रोकिंग कंपनी है। हमारा बैकग्राउंड, हमारा पेरेंट नहीं, हमारा बैकग्राउंड इन्वेस्टमेंट है। और ये प्रशांत खेमका जी ने शुरू की थी, जो गोल्डमैन सैक, जो US की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसमें उन्होंने 20 साल बतौर CIO CEO काम किया, फंड मैनेजर काम किया, और उन्होंने ये कंपनी शुरू की 2017 में। तो एक बहुत मतलब इन्फोसिस जैसी कंपनी जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस है, राइट, लाइक वाइटोक इज अ इंडियन कंपनी जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस है। तो और आपको अलग फंड चूज करने तो सौरभ जी तो है ही, जो आपको बताएंगे कि कौन सी कंपनी, कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी जिसकी प्रोसेस अच्छे है, जिसके फंड कंसिस्टेंट है, वो बताएंगे आपको। HWP का कौन सा बताया बेस्ट फंड? सर देखो, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जैसे कि वाइटोक कैपिटल मल्टी एसेट फंड है, वाइटोक कैपिटल बैलेंस एडवांटेज फंड है, कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड है, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, राइट। तो ऐसे सारे बहुत सारे बैलेंस एडवांटेज, टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड है, तो ऐसे बहुत सारे बैलेंस फंड है। आपकी जरूरत समझ के सौरभ जी आपको रेकमेंड करेंगे, मगर ये 5-6 नाम मैंने आपको बता दिए हैं। Is direct investment into stock with proper research better than mutual fund? सर proper research का मतलब क्या? एक इंसान सिर्फ 25 कंपनी को ट्रैक कर सकता है। उसको कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ने होते हैं, कंपनी का एनुअल कमेंट्री पढ़ना होता है, उसको कंपनी के विजिट करके उसकी कंपनी को सप्लायर होता है, कस्टमर मिलना होता है, तब जाके इस कंपनी के बारे में उनको पता चलता है। तो आप रिसर्च किसको बोलते हो अच्छी, वो एक आप चीज समझिए। काफी लोग ऐसा मानते हैं, नाम समझ ले लेते हैं, और उनका पोर्टफोलियो का ARR नॉर्मल म्यूचुअल फंड से भी बहुत कम होता है। तो इसीलिए पे आ रहा हो, तो मगर आपको प्रॉपर रिसर्च करके आओ, तो यू इन्वेस्ट मनी इन रिसर्च फर्स्ट, राइट। सो दैट इज व्हाट आई रेकमेंड। बाकी सारे सेम सवाल है। हाउ सेफ इज इन्वेस्टिंग विदाउट, हाउ सेफ इज इन्वेस्टिंग विदाउट मीटिंग?
सर देखो मेरे को तो आप मैं कब लखनऊ आऊंगा, आपको सौरभ जी को मिलना है, राइट? दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आपको मुझे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। और कभी भी जरूरत हो, कभी भी दुविधा हो, तो आप सौरभ जी के पास जाके आप मेरे से बात कर सकते हो। कोई भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से आप उनके पास जाओगे, वो आपको बात करवा सकते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज टैक्स एग्जेम्पशन इन एसडीएफ? जब बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा निकालते हो ना, गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका 1 लाख तक का जो कैपिटल गेन है ना, वो टैक्स फ्री होता है। पहले वो काफी कम लोगों को पता होता है। तो आपने पूरे साल में मान लो 50,000, 10,000 रुपए या 20,000 रुपए निकाल रहे हो, तो आपने साल में 2,40,000 रुपए गेन निकाला। उसमें सारा गेन नहीं होता, ठीक है? 1,20,000 गेन है, 1 लाख रुपए तो टैक्स फ्री होता है। फिर 20,000 रुपए टैक्स आता है, वो भी 10%, राइट? तो आपको 2,000 टैक्स लगेगा। दैट इज व्हाट इज दिस। बाकी सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। what a short goal, say 3 to 5 year, which funds are sell goals? Sir, balance advantage, multi asset funds and large cap fund you can opt from, अगर 3 से 5 साल का गोल हो तो। बाकी सर इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा एसडब्ल्यूपी में कि इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स रिस्क प्रोफाइल आल्सो। सो अगर मार्केट इज मोर वोलाटाइल या थोड़ा उस टाइप की कंडीशंस हैं, तो वैसी सिचुएशंस में ना we can go for SWP from debt funds also. They are also giving 7 to 8%, and remaining amount can be parked in equity or other type of funds like you told balance advantage or multi-asset kind of fund. So strategy may be different for person to person. ठीक है, मार्केट इज ऑल टाइम हाई, शुड वी वेट फॉर सम टाइम? सर देखो बैलेंस एडवांटेज फंड में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होती। ऑल टाइम हाई मार्केट ऑल टाइम हाई बनाता ही जाता है। कभी कभी हर 2.5 साल में भारतीय शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया है, राइट? और ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, ये राइट सवाल। तो आज के दिन मार्केट फेयर वैल्यू से थोड़ा महंगा है। तो जो बैलेंस फंड इक्विटी में पैसा कम करता है, और जब भी मार्केट गिरता है वो वापस फिक्स्ड इनकम से इक्विटी में पैसा ऐड कर देता है। तो अगर आपका डेस्टिनेशन बैलेंस है, आपको मार्केट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आशुतोष जी कुशवाहा जी तो आपको लखनऊ में मिलने ही आ रहे हैं, ऐसा लिखा है उन्होंने। विच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड, हाउ सेफ इन्वेस्टिंग विथ यू? मोरलेस सर अब सेम ही सवाल है, व्हाट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड? सर जब बैंक एफडी इशू करती है, एक बॉन्ड इशू करती है, उसको कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं। जब कॉर्पोरेट उसको इशू करता है तो उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बोलते हैं या कॉर्पोरेट डिपॉजिट बोलते हैं। और सर आशीष रावत जी ने क्वेश्चन पूछा, इन प्लेस ऑफ एसडब्ल्यूपी इज इट बेस्ट टू टेक अमाउंट एज पर नीड मंथली और व्हेन आई नीड नॉट रेगुलरली? हाँ बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल ले सकते हैं, वो और बेटर ऑप्शन रहेगा। और जब जरूरत हो तब अपना उस हिसाब से मार्केट सिचुएशन के हिसाब से पैसा निकाला जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक दूसरा सवाल है, इस डायरेक्ट स्कीम इज नॉट बेनिफिशियल, वाई गवर्नमेंट से भी बैन डायरेक्ट स्कीम? गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई डायरेक्ट स्कीम बैन नहीं किया है। आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर किसी को मदद की जरूरत नहीं हो, राइट, तो खुद भी म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने आप, जिसको बोलते हैं डू इट योरसेल्फ। जैसे कि अपेंडिक्स मुझे हो तो मैं खुद भी, अगर यूट्यूब में देख के मुझे आता है तो मैं अपना ऑपरेशन कर सकता हूँ। मैं डॉक्टर के पास भी जा सकता हूँ, अगर मुझे आता है तो मैं खुद कर सकता हूँ, राइट? तो कारपेंटर की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं खुद ही शॉल लेके वो काम कर सकता हूँ। प्लम्बर की जरूरत नहीं हो तो मैं खुद ही वो काम कर सकता हूँ। मगर एक चीज याद है कि प्लम्बर में काम बिगड़ेगा तो वापस वो पाइप निकाल के प्लम्बर को ले आओ पाओगे। मगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन में खुद से गलती हो गया तो वापस कोई अतड़ी देगा नहीं, है ना? तो कितना इंपॉर्टेंट है ये काम खुद करना, वो आप देखिए, उसमें कितना बड़ा नुकसान है और उसमें क्या सुधार भी कर सकते हो वो भी देखना चाहिए। तो ये बैन नहीं किए, आप कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपर्टाइज है तो आप मुझे, सौरभ जी को, सबको पीछे पूछे बिना खुद भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। एक सर रविंद्र सिंह जी का क्वेश्चन है, इज इट वाइज टू इन्वेस्ट अ लमसम अमाउंट और मंथली इन्वेस्टमेंट वुड बी बेटर इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट फंड द फंड्स वी शैल गो फॉर? देखिए रविंद्र जी, ऐसा है कि जो लमसम इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो भी हम कर सकते हैं और मंथली भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि सामने वाले के पास लमसम पैसा है या नहीं है, ठीक है? और लमसम इन्वेस्टमेंट्स अगर करेंगे तो बिल्कुल
उस पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग, सपोज़ करिए 1 सीआर अगर कोई आज की तारीख में इन्वेस्ट करता है, वो 10 साल में अगर 15% का रिटर्न आता है, तो दैट विल बिकम 4 सीआर। बट उसी जगह अगर 1 सीआर कोई 10 साल में वाया एसआईपी मंथली करके इन्वेस्ट करता है, तो दैट विल बिकम 2 सीआर। सो इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन कि अगर है लमसम तो बिल्कुल लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर नहीं है तो मंथली इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन केस ऑफ सौरभ, लमसम, जी सर। हाँ सर, यस कंप्लीट सर। कर लीजिए आप। हाँ, इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट द फंड्स वी शैल गो फॉर, देखिए ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क प्रोफाइल, जैसे सर ने अभी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताया है कि फॉर व्हाट पर्पस यू आर इन्वेस्टिंग एंड फॉर व्हाट ड्यूरेशन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसका ऐसे ब्लैंक आंसर देना इम्पॉसिबल है। थैंक यू। तो व्हाट इज योर एंड योर कंपनीज प्रॉफिट इन मैनेजिंग आवर फंड्स? सो देखो, सेबी ने क्या किया है कि सभी कंपनी को एक इतना ही आप खर्चा कर सकते हो, इतना आप मैनेजमेंट फीस ले सकते हो और उतना ही आप रिकरिंग एक्सपेंस कर सकते हो। ये सेबी ने ना फिक्स कर दिया, आपकी चिंता हमसे ज्यादा सेबी को है। तो जैसे कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में 2.5% से लेकर 1.5% तक का एक्सपेंस होता है, उसमें कुछ एक्सपेंस रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, मैनेजमेंट फीस होती है, जो जो एक मेरी कंपनी की फीस होती है, डिस्ट्रीब्यूशन फीस होती है। तो ये सारे फीस मिला के 1.5% से लेकर 2.5% तक के खर्चे आपको लग सकते हैं, मगर जो एनएवीज आती है वो सारे खर्चे लगने के बाद आती है आपके पास, राइट। सो वो सारा जो नेट ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं एनएवी, तो ये हमेशा आप याद रखिए। और जैसा आपको बताऊं, जैसे कि डोंट माइंड प्लीज सर, नो वी डोंट माइंड एट ऑल, मगर आपको बताऊं 11 बजे से ये सेशन चल रहा है, 12:20 बज गए, अब तक मैंने 10 मिनट भी अपनी कंपनी के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में पूरा बात नहीं किया है। इट इज ओनली फॉर योर बेनिफिट, राइट। और मैंने ये भी नहीं बोला कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। थ्रू आउट आपको जो ठीक लगे, उचित लगे, आप सौरभ जी से पूछ के कर सकते हो। दिस इज प्योरली दिस 1 आवर इज फॉरली, आप ये समझ के आए हो कि मेरा कोई बेनिफिट है, आपका नहीं है, तो आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। देखो हिंदुस्तान में तकलीफ क्या है मैं बताऊं, एक सबसे बड़ी तकलीफ है सामने वाला क्या कमाता है ना, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है, राइट। खुद का कमाई उसी में जाने देता है। मैं आपको बताऊं, 2 चीज जिंदगी में मत करिए, समय, एक तो समय और दूसरा पैसा। देखो, सब गरीब को, अमीर को और बहुत अमीर को, सब ने भगवान ने 24 घंटा दिए हैं। अमीर को ज्यादा समय नहीं दिया, गरीब को कम समय नहीं दिया, सबको 24 घंटा दिया। हिंदुस्तान में लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए समय बर्बाद करते हैं। और ये पैसा है ना अनलिमिटेड है, ये जितना चाहे उतना फेड, सेंट्रल बैंक प्रिंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है ना, खुद ऐसी चीजों में समय व्यस्त करता है समय बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो गवा देता है, जिसको बोलते समय। तो ये हमेशा याद रखिए, मेरी जिंदगी का लेसन है कि समय सबको 24 घंटा दे, उसको एफिशिएंटली यूज करो। कैसे आप आपका काम किसी और को डेलीगेट करके प्रोडक्टिव चीजों की तरफ ध्यान दे सकते हो, राइट। सो दैट इज व्हाट वन नीड टू लर्न। So this is not to your answer, this is generally I am speaking your question. I think this is the last question. यस सर, यस सर। 2 से 3 साल के लिए सर आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, 3 से 5 साल के लिए आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर 2 से 3 साल का आपका होराइजन हो तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड आप दे सकते हो, जहां पे वॉलेटिलिटी कम होती है और आपको 2-3 साल के बाद कुछ अच्छा पैसा भी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मिल सकता है। बट दैट इज अगेन, इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, दैट आई वुड लाइक टू टेल यू। Okay, I think there are no further questions, or we can conclude the यस, session. If you यस have सर, any closing यस सर, remark, you can. yes sir, yes sir. Thanks Chirag sir for coming here, for enlightening us from your deep knowledge, and thanks everyone, all the attendees. On my request you people have take out your time, आज छुट्टी का दिन था मैक्सिमम लोगों के, और फिर भी आप लोग आए और अच्छे अटेंडीज आए थे। इट वाज 150 प्लस आई हैव सीन हियर, so thanks a lot। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज हम आपसे जस्ट वी आर जस्ट कॉल अवे, ठीक है। यू कैन एनी टाइम कॉल मी, feel free to call me any time, and I would be more than happy to help you out. And thanks you all. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you.